आज हमारे साथ बॉलीवुड के मशहूर गीतकार ए एम तुराज साहब हैं। तुराज साहब ने अपनी गहरी शायरी से बॉलीवुड को शानदार नगमे दिए। फिल्मों के अलावा ए एम तुराज दुनिया भर में होने वाले मुशायरों का नुमाया चेहरा है। हमको रोजी खींच लाई शहर के सेहराओं में, फूल तितली एक लड़की रह गए संभाव में। फिर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है और जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है। हर आदमी की जर्नी पहले से लिखी हुई है, मैं ऐसा मानता हूँ। इस्माइल साहब का मुझे फोन आया था कि संजय लीला भंसाली जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मेरे लिए वो यूं समझ लिए कि इंडस्ट्री में एक कामयाबी की आवाज ने मुझे आवाज दी और मैंने उस आवाज पे लब्बैक कहा। तो उन दिनों वो टीवी पे उसके वो चलते रहे, प्रोमो चलते थे। पहला प्रोमो खुला और ये गाना आया। आप यकीन करें, मैं मतलब कई घंटे मैं टीवी देखता रहा कि आखिर ये कितनी बार आता है, वो गिनता रहा। लेटा हुआ था, मेरा फोन बजा, मैंने उठाया और उन्होंने कहा कि साहब हम स्क्रीन पेपर से बात कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हम तकरीबन 12 या 13 साल के बाद, लास्ट इंटरव्यू अपने गुलजार साहब का किया था, 12 या 13 साल के बाद हम किसी लिरिसिस्ट का इंटरव्यू कर रहे हैं इसमें, जो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। तो ये कोई मामूली फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, 150 करोड़ लोगों की फिल्म इंडस्ट्री है। बिल्कुल है ना। अगर यहाँ इंडिया की हम बात करें तो ये 150 करोड़ लोगों को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करती है। अब कोई जो है वो स्टार लिरिसिस्ट नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये विडंबना है। और हमारे यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री का थोड़ा सा नेचर है राइटर्स को लेकर, वो ठीक नहीं है। अनाउंसर ने बोला, अरे भाई मनव्वर साहब कुछ कह रहे हैं, तो मैं पलटा तो वो बहुत दाद दे रहे थे और कह रहे थे इधर आओ, मेरे पास आओ। तो उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया और मैं उनके सीने से लगा और उन्होंने बहुत दाद दी। कहा कि मुशायरा हो गया है। कि मैं गाने में दो चीज देखता हूँ, तो सबसे पहले मैं कितना हूं, उसके बाद इसमें सुनने वालों तक मैं क्या पहुंचा रहा हूं, और फिर तीसरे नंबर पे आती है सिचुएशन। जो फिल्म के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो इसमें कितनी पूर्ण हो रही है, बस। और बिल्कुल। गुलजार साहब भी नॉमिनेट थे और मतलब मैं भी हुआ। मेरे लिए ये बहुत ही मतलब कमाल की बात हुई। तुराज साहब, वेलकम टू बियॉन्ड द स्पॉटलाइट। जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। और मुबारकबाद आपको कि आप ये इतना अच्छा शो कर रहे हैं। मैंने काफी सुना इसके बारे में, मुझे पता चला और आपने मुझे याद किया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप बहुत मसरूफ आदमी हैं। आप अपने शेड्यूल को लेकर के बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं, लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। तुराज साहब, सबसे पहला सवाल आपसे हम ये जी, करना चाहेंगे कि बॉलीवुड में आकर के नाम बनाना ये एक अलग बात है, लेकिन बॉलीवुड में आकर के बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना, और वो भी भंसाली साहब जैसे डायरेक्टर के साथ ने आपने इतने सालों से काम किया है, कैसी वो मुलाकात हुई और कैसे वो शुरू हुई पार्टनरशिप आपकी? देखिए, मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आपने कहा कि वो बहुत ही इस वक्त के बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं और मैं लक्की भी हूँ इस मामले में कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जैसा आपने कहा कि उनसे मुलाकात कैसे हुई, तो ये कहानी बड़ी लंबी और बहुत पुरानी है। 2007 में एक फिल्म बन रही थी, संजय लीला भंसाली जी उसको बना रहे थे, जिस फिल्म का नाम था सांवरिया, अगर आपको याद हो। जी, जी सांवरिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। जी हाँ, तो उस फिल्म के लिए इस्माइल दरबार साहब कुछ गाने बना रहे थे और उन्होंने, मैं उनके साथ पहले काम कर चुका था, तो उन्होंने मुझसे एक दो गाने लिखवाए। अब मुझे ये पता नहीं था कि वो उन्होंने किस लिए लिखवाए, वो मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने किस लिए लिखवाए थे वो गाने। मुझे लगा ऐसे ही जैसे जो है कंपोजर्स गाने लेकर वो बनाते हैं फिर कहीं सुनाते हैं, मुझे लगा ऐसे ही कहीं सुनाएंगे। तो पता चला कि उन्होंने वो गाना बना के मेरा वो भंसाली जी को सुनाया।
और भंसाली साहब को वो गाना बहुत पसंद आया, उसकी कंपोजिशन भी उनको बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके लिरिक्स भी उनको बहुत अच्छे लगे और उन्होंने जो है वो इस्माइल साहब के थ्रू मेरे से मुलाकात की। और आप यकीन करें, जब इस्माइल साहब का मुझे फोन आया था कि संजय लीला भंसाली जी आपसे मिलना चाहते हैं, तो मेरे लिए वो यूं समझ लिए कि इंडस्ट्री में एक नई मतलब नई का यूं कह लूं मैं कि कामयाबी की आवाज ने मुझे आवाज दी और मैंने उस आवाज पे लब्बैक कहा। और मैं सर से मिलने गया और उनसे काफी मुलाकातें हुई। एक मुलाकात में कुछ नहीं हुआ, पहली मुलाकात हुई, सिर्फ बातचीत हुई, उसके बाद फिर कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, किस तरह की चीजें पढ़ते हो, किस तरह की चीजें लिखते हो, यही सब बातें होती रही। और मेरे गाने की उन्होंने बहुत तारीफ की कि तुमने बहुत अच्छा गाना लिखा, मुझे वो राइटिंग बहुत पसंद आई और मैंने आपको बुलाया। खैर वो कई मुलाकातें हुई, लेकिन मेरा बैड लक फिर थोड़ा सा ये रहा कि वो सावरिया किन्हीं वजहों से मैं नहीं कर पाया। तो एक धक्का भी लगा कि इतनी बड़ी फिल्म बन रही है, ऋषि कपूर साहब का बेटा लॉन्च हो रहा है, रणबीर कपूर, और वो फिल्म मुझे मिल सकती थी या मैं उसमें काम कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। बहुत तकलीफ भी हुई, लेकिन खैर जैसा कि आप जानते हैं कि ये यहाँ की दुनिया क्या, पूरी दुनिया, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी तरफ रुख करते हैं और आगे बढ़ते हैं और पिछली चीजें भूल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2 साल तक, यानी 3 साल, 2007 से सीधा 3 साल में स्ट्रगल करता रहा और ये मलाल रहा कि काश ये फिल्म मुझे मिल जाती। लेकिन फिर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है और जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है। हर आदमी की जर्नी पहले से लिखी हुई है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो उसके बाद फिर पिक्चर बन रही थी गुजारिश, जी। सांवरिया बन चुकी थी, फिर गुजारिश बन रही थी और मेरे ख्याल से 2009 के आखिर की बात है या 10 शुरू हो चुका था, मुझे उसका अंदाजा नहीं, याद नहीं है। जी। तो फिर से मुझे, हाँ फिर से मुझे उन्होंने याद किया और मुझे बुलाया कि आप आइए और मिलिए। इस्माइल जी के थ्रू ही बात हुई थी, वो भी दोबारा भी। और फिर हम्म। इस्माइल साहब ने मुझे बताया कि कब और कहाँ मिलना है, और मैं फिर सर से बात भी हो गई थी फोन पे, और फिर मैं वापस मिलने गया और फाइनली हमारा गाना जो है वो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये फिल्म मैं कर रहा हूँ। अब मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि उस वक्त ऐसा दौर था और बहुत ही स्ट्रगल, बहुत भयंकर स्ट्रगल चल रहा था। स्ट्रगल इन द सेंस वो तो हर वक्त रहता है, क्योंकि मेरा जी। ये मानना है कि क्रिएटिव आदमी का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता। ये कोई जॉब नहीं है कि बिल्कुल। लग गई तो उसके बाद आप काम कर रहे हैं, तनख्वाह आ रही है, या कोई करेक्ट। बिजनेस आपने शुरू कर दिया तो बस चल रहा है और पैसा आ रहा है। ये ऐसा करेक्ट। बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम्म। आपको हर फिल्म में पहली फिल्म से बेहतर काम करना है और एक हिट फिल्म, फिर से हिट गाने देने हैं। अगर आप हिट नहीं देंगे तो पिछले काम से आपके कोई लेना देना नहीं है कि भाई इसकी पहली फिल्म हिट थी तो ये भी चली जाएगी, उससे आगे भी मिल जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको हर, और ये मेरे लिए नहीं है, ये इस फील्ड के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बिल्कुल सही। डायरेक्टर हो, चाहे वो जी। एक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, सबके लिए हर फिल्म हिट होनी चाहिए, अदरवाइज आपका पीछे कुछ नहीं होता। तो खैर ये हुआ के साथ वो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये फिल्म कर रहा हूं। और आप यकीन से मैं ये बता रहा हूं कि ये पहली बार मैं ये कहीं बात कर रहा हूं, तो मैंने मेरे दोस्तों को आगे बताया। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, मेरे कुछ दोस्त थे, जो आज भी कुछ दोस्त हैं, उसमें से कुछ चले गए, तो उन्होंने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया और हम्म। एक हल्के से तंजिया जो है वो लहजे में और एक मजाक के तौर पे उस बात को लिया कि भाई ये जो है वो ऐसे मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, झूठ झूठ बोल दिया। और सच बात तो हम्म। ये है कि मुझे मुझे भी खुद को भी यकीन नहीं था कि ये हो रहा है। मैंने बहुत हम्म। खास दोस्तों से अपने बताया था, बाकी लोगों से नहीं बताया। खैर फिर ये हम्म। हुआ कि फिर एक गाना हुआ, फिर दूसरा गाना हुआ, फिर तीसरा गाना हुआ, फिर चौथा गाना हुआ, फिर पांचवा गाना हुआ। यूं ही करते करते वो फिल्म जो है मुकम्मल हो गई और वो शूट भी हो गई। मैंने फिर भी कुछ लोगों से कहा, नहीं यकीन आया, और मुझे खुद भी नहीं यकीन हो रहा था कि क्या ये वाकई में ये पिक्चर हो गई और अब ये रिलीज होगी, क्योंकि इसमें उस वक्त की बड़ी कास्ट थी। ऋतिक हम्म। रोशन, ऐश्वर्या राय
और संजय लीला भंसाली, ये सब बहुत हम्म। बड़े लोग थे। आज भी ये सब बड़े लोग हैं। मैं तो खैर आज भी वैसा ही हूं, मैं तो बड़ा नहीं हो पाया। और यूं हुआ कि अच्छा, जब वो पिक्चर फिर रिलीज हुई, आप यकीन करें सुनो भाई कि मतलब जब वो गाना, उसका पहला गाना मुझे पता है, उसका गाना आया था आ, उड़ी उड़ी नींदें आंखों से, जुड़ी रातें ख्वाबों से, मुड़ी ये जाने में कहाँ मिल गई आज आसमां से, आ गई आगे में जहां से, ये क्या हुआ उड़ी। तो उन दिनों वो टीवी पे उसके वो चलते थे, प्रोमो चलते थे, पहला प्रोमो खुला और ये गाना आया। आप यकीन करें, मैं मतलब कई घंटे मैं टीवी देखता रहा कि आखिर ये कितनी बार आता है, वो गिनता रहा। खैर कुल मिला के ये हुआ कि फिर उसके बाद दोस्तों को यकीन हुआ जब उन्होंने नाम पढ़ा। फिर दूसरा गाना आया, तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूं महकता हूं, जो मेरा ड्रीम सॉन्ग था वो, कि ये कभी आए काश, ये मेरा पहला लिखा हुआ गाना। ओके। खैर उन उन सब दोस्तों ने फिर मुझे मुबारकबाद दी और उन्हें यकीन हुआ बहरहाल। और ये उनकी बात नहीं थी, ये उनकी कोई गलती नहीं थी, किसी को भी यकीन, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था, तो उनको कैसे होगा। बिल्कुल खैर बिल्कुल। उसके बाद ये फिल्म, इसमें एक छोटा सा वाक्य मैं ये बताना चाहूंगा कि ये फिल्म के गाने जब रिलीज हुए, ये तेरा जिक्र रिलीज हुआ, ये उड़ी रिलीज हुआ, तीसरा गाना आई थिंक अभी तक नहीं हुआ था। तो मुझे स्क्रीन पेपर उन दिनों आया करता था, स्क्रीन। जी तो मुझे जी जी। स्क्रीन वालों का, हाँ, स्क्रीन वालों का मुझे मेरा फोन बजा और मैं लेटा हुआ था, मेरा फोन बजा, मैंने उठाया और उन्होंने कहा कि साहब हम स्क्रीन पेपर से बात कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। और विजय कुछ नाम था उनका। उन्होंने मुझसे कहा कि हम तकरीबन 12 या 13 साल के बाद, लास्ट इंटरव्यू हमने गुलजार साहब का किया था, 12 या 13 साल के बाद हम किसी लिरिसिस्ट का इंटरव्यू कर रहे हैं इसमें। ओह, तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कहा ये जरूर कोई, अच्छा खैर मजाक कर मैंने उस रहे वक्त, हाँ, वो बात होती रही। और उन्होंने कहा कि क्या आपके पास अभी वक्त है, हम बात कर लें। हाँ। मैंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल बात कर लें। तो उन्होंने मुझसे बात की, यही जिस तरह आप सवाल पूछ रहे हैं। तो वो पहले हम्म आदमी थे मेरी जिंदगी में जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछे। और हम्म। इंटरव्यू हो गया, उन्होंने कहा जी हो गया, इसको हम कल छापेंगे। खैर वो हाँ। उन्होंने फोन रखा। आप यकीन करें, मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार, मुझे लगा कि हम्म ये कोई दोस्त है जो नंबर बदल के या किसी से फोन करवा रहा है, ये कोई स्क्रीन में मेरा इंटरव्यू कैसे आ सकता है। मतलब तो ये तो, और वो खुद हम्म कह रहे हैं कि गुलजार साहब का लास्ट किया था, तो मैं तो कहीं खड़ा ही नहीं होता। खैर वो मैंने किसी से बताया नहीं, मैंने कहा इसमें जो है वो मजाक उड़ जाएगी मैं अगर किसी से कहूंगा। और तो मैंने पूरा दिन इसी कश्मकश में वो गुजारा। और उसके बाद फिर अगले दिन 10 साढ़े 10 बजे के करीब या 11 बजे होंगे, मुझे फिर फोन आता है विजय साहब का, सेम नंबर से फोन हम्म आया। कहा कि हम्म भाई पढ़ा आपने इंटरव्यू, स्क्रीन पेपर पढ़ा। मैंने कहा नहीं सर, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं। और कह लेंगे उसमें आ चुका है, आप देखिए। मैंने कहा जी ठीक है, बस मैं अभी मैं थोड़ा सा लेट उठा हूं, तो मैं अभी जाके देखता हूँ। और उनका मैंने फोन रखा। मैं जिस हालत में था, मैंने ट्राउजर पहना हुआ था, टी शर्ट पहनी हुई थी, मैंने ऐसे ही मैं बाहर निकला, मैंने ऑटो रिक्शा पकड़ी और मैं वो पेपर ढूंढने लगा। मुझे ओशिवरा हम्म पुलिस स्टेशन के पहले, आदर्श नगर सिग्नल के बाद एक पेपर वाला बैठता था। तो वहां मुझे वो पेपर मिला और मैंने वो पेपर लिया। और लेने के बाद मैंने उसके पन्ने पलटे, तो उसमें फोटो के साथ मेरा इंटरव्यू था, और बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू था। और क्या बात। अंग्रेजी का पेपर, वो हम तो हिंदी के पेपर ही पढ़ते थे। ये इसमें इंटरव्यू आया, मैं वो पेपर लेके घर आया और मैं उसको देखता रहा बहुत देर तक। मैंने अपने फादर को फोन किया, उनको बताया, फिर मैंने दोस्तों को बताना शुरू किया। और बाकायदा हम्म। उसको मैं 2 दिन उस पेपर को मैं लेके भी घूमा अपने दोस्तों के साथ। खैर, तो ये वो जर्नी थी कि कैसे काम मिला। यहाँ मैं इस्माइल दरबार साहब को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी चीज कंपोज की और वो संजय जी को सुनाई, वो एक जरिया बने। मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा। बहुत शानदार ये पूरा का पूरा आपका जो किस्सा है। और ये पहली ऐसी बार मैंने आपने, कहीं बात की है भाई। जी तो बस आपने ऐसी नींद उड़ाई अपने गाने के जरिए लोगों की कि बस उसके बाद जो है लोग जो है बस आंखें जो है इसी और इंतजार में हाँ, रहती हैं और कि। भाई ये कहानी यही नहीं रुकी। जी। मतलब सोचिए, तेरा जिक्र इत्र के लिए मुझे उसी साल फिर पिक्चर आ गई। पिक्चर तो खैर इतनी
बॉक्स ऑफिस पे इतनी नहीं चली थी, लेकिन उस क्रिटिकली अक्लेम हो गई थी और उसका म्यूजिक हम्म। बहुत चला था, बड़ा जी। अप्रिशिएशन मिला। हाँ, मुझे बिल्कुल। पूरी इंडस्ट्री से फोन आने शुरू हुए, मतलब वाह। बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आने शुरू हुए और मेरा नंबर ले लेके लोगों ने मुझसे कहा, जो डायरेक्टर्स थे उस वक्त के, कि भाई हमने यहाँ से नंबर लिया आपका और आपने बहुत खूबसूरत काम किया है। और भी कई अखबारों के और चैनल्स के मुझे इंटरव्यू के लिए फोन आए। और फिर यूं हुआ कि उस साल के आईफा और वगैरह में ये गाना नॉमिनेट कर लिया गया। और मेरे लिए वाह। जो है बड़ी बात ये थी कि उस साल एक बहुत ही सुपरहिट गाना आया था जिसका हम्म। नाम था गाने का दिल तो है बच्चा, वो दिल तो बच्चा है जी। और बिल्कुल। गुलजार साहब भी नॉमिनेट थे और मतलब मैं भी हुआ। मेरे लिए ये बहुत ही मतलब कमाल की बात हुई। वाह 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 वाह, बहुत खूब बस बहुत फिर खूब। क्या था, हमारे लिए तो वहां तक पहुंचना भी, नॉमिनेशन तक पहुंचना भी हमारे लिए बड़ी बात थी और एक एक ख्वाब पूरा हो रहा था, बस यूं कह लीजिए। और फिर सिलसिला शुरू हो गया। अवार्ड तो नहीं मिला, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन यूं हुआ कि वो जो सिलसिला शुरू हुआ अवार्ड्स में नॉमिनेट होने का और अवार्ड मिलने का, फिर वो बनता चला गया। हम्म। मेरे एक जी। जानने वाले इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, उनका ये कहना है कि स्टार होना या ना होने का पैमाना है कि आप अखबार में छप जाएं जिस दिन, उस दिन आप स्टार हो गए। तो जिस दिन आपने स्क्रीन में अपना छपा हुआ चेहरा देखा, अपना अपने ऊपर आर्टिकल वो देखा, पेपर आज भी तो मेरे पास रखा हुआ है। तो आपको एहसास हो गया कि मैं बस अब स्टार हो गया। फैमिली का क्या रिएक्शन था, वालिद साहब और आपके वतन के नहीं नहीं लोगों का क्या? जी, सच्ची बात यह है कि बिल्कुल ना मुझे महसूस हुआ और ना ऐसा हुआ। एक फिल्म कर लेना, जैसा कि मैंने कहा कि इंडस्ट्री और ये क्रिएटिव फील्ड जो है ये बहुत डिफरेंट चीज है। इसमें एक हम्म। गाना कर लेना इस तरह का, या एक गाने के लिए नॉमिनेट हो जाना, या एक फिल्म कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। और इसमें वो तो, हम स्टार की अगर बात करें तो हम आज तक भी नहीं हो पाए। और हमारे यहाँ लिरिसिस्ट में मेरे ख्याल से अब ऐसा दौर है कि अब कोई जो है वो स्टार लिरिसिस्ट नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये विडंबना है। और हमारे यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री का थोड़ा सा नेचर है राइटर्स को लेकर, वो ठीक नहीं है। और उनको कोई इतनी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती और उनको इतना बड़ा कुछ माना नहीं जाता। वो फिल्म का एक बहुत छोटा सा पार्ट माना जाता है। तो इसलिए हाँ, अपने आप में मैं बहुत खुश हुआ कि जो काम मैं करने आया था, मैं उसके स्टारडम पे था। उस काम के जो मैं करने आया था, अपने तरीके से फिल्मों के स्टारडम पे या जो यहाँ स्टार होते हैं उनके पैमाने पे बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं खुद के पैमाने पे जो मैं करने आया था उसके, उसका मेरा स्टारडम शुरू हो चुका था उस काम का। और मैं वो एक बड़ी फिल्में मिलनी शुरू हो चुकी थी। और रही बात फैमिली की, फैमिली का कोई खास रिएक्शन नहीं था। क्योंकि मेरे घर वाले फिल्मों से इतने फैमिलियर नहीं थे, फिल्में बहुत देखते नहीं थे। टीवी नहीं था हमारे घर में। मैं टीवी हमारे घर में आया है तकरीबन 2015 या 16 के करीब टीवी मैंने बोला अब्बा को, तो टीवी आया। और ना फिल्मों से कोई खास वो, हाँ फिल्में देखी जाती थी और मैं देखता था फिल्में बहुत ज्यादा, और तो घर में कोई देखता नहीं था। और मेरे वालिद साहब ने ही मुझे पहली फिल्म भी दिखाई थी थिएटर में, जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ थिएटर से और मैंने फिल्म देखी, वो मेरे वालिद साहब ने ही मुझे दिखाई थी। और शायद वही वजह थी मेरे यहाँ तक आने की। फिर उसके बाद कोई खास रिएक्शन नहीं था। हाँ ये था कि भाई एक फिल्म आ गई है और वो इन्होंने कर ली है। तो हाँ, मेरा एक भाई है जो मुझसे छोटा है, मुझसे छोटे से छोटा है, तो वो बहुत इंटरेस्ट रखता है, तो उससे मेरी काफी बातचीत होती थी। और फिल्मों जो मेरे मोहल्ले के लोग थे उनको भी कोई खास ये नहीं था कि हाँ कुछ आ गया है, कुछ वहाँ ठीक है, ऐसा एक आध गाना कहीं भी आ जाता है। और उसके पहले तक तो बहुत मजाकें उड़ती थी, क्योंकि ये गाना हमको 2010 में रिलीज हुआ, हम तो 2002 में, 8 साल तक हम मजाकों का ही सामना करते रहे और मजाकें ही उड़ती रही और नई नई बातें वहां सुनने को मिलती थी। मेरे वालिद साहब बहुत दुखी भी होते थे, लेकिन खैर वो, ये तो दुनिया का सिस्टम है, इसमें किसी से हमें कोई शिकायत नहीं है। ये इस दुनिया का सिस्टम है कि जब सूरज निकलता है फिर सब उससे फैजियाब भी होना चाहते हैं, वो धूप भी लेते हैं, विटामिन डी की भी तवक्को रखते हैं और सारी चीजें होती। जब तक वो नहीं निकलता तो लोग रात की ही बातें करते हैं, सूरज पे कोई यकीन खास करता नहीं। खैर एनीवे, तो फिर घर वालों का रिएक्शन बहुत ही ऐसे नॉर्मल था और वो आज भी कोई बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। हाँ आज ये है कि
मैंने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, बहुत सारी फिल्में हो गई, 57 फिल्म या 58 रिलीज हो चुकी हैं। तो उनको और थोड़ी सी हालत बेहतर हो गई है, सब ठीक ठाक हो गया, सब सेटलमेंट हो गया है चीजों का, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं, तो उसमें वो बहुत खुश है। उस बात को लेके मेरे वालिद साहब, हाँ, ये हुआ कि धीरे धीरे, पहले वालिद साहब की बात करते हैं, धीरे धीरे मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरे काम की तरफ रुजू होते गए, और वो उससे अवेयर होते गए या उसको जानते गए। उन्होंने फिर मेरा काम देखना शुरू किया धीरे धीरे। अब वो बहुत हद तक मेरा काम जानते हैं। हाँ, अब वो बहुत हद तक मेरा काम जानते हैं और मुझसे पूछते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं कभी कभी जब मैं जाता क्या हूँ। बात, तो क्या फोन, जी बात। हाँ, फोन पे तो इतनी बातें नहीं होते, और बहुत उसकी वैल्यू करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं मेरे काम की। मेरे वंडरफुल। लिए खुशी की बात यह है कि उस माहौल में जहाँ टीवी तक नहीं था हमारे घर में, और वो माशाल्लाह मेरे वालिदैन दोनों दोनों हाजी थे, हज कर चुके थे, और नमाजी परहेजगार लोग हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी वजह से वो इस फिल्मी काम की और राइटिंग की और इस आर्ट की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और उसको बहुत एडमायर करते हैं, वो पोएट्री को खास तौर से। तो ये मुझे खुशी है, और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और वो पूछते हैं, और वो मेरे घर पे जब लोग आते हैं मेरे बारे में पूछते हैं या मिलने आते हैं मुझसे, मैं जब कभी जैसे वहां जाता हूँ, लोग कुछ, हालांकि मैं ज्यादा बताता नहीं हूँ, तो लोगों को पता चलता है, तो कुछ लोग मेरे बाद पहुंचते हैं जब मैं वहां से आ जाता हूँ, तो वो घर जाते हैं, तो अब्बा उनसे बातें करते हैं और उनको बताते हैं और उनको मोटिवेट भी करते हैं कि ये मुझे एक बड़ी खुशी है, और वो इस बात को मानते हैं। जी। तुरा साहब, गालिब साहब के पास एक साहब आए और कहने लगे कि मुझे शागिर्द बना लीजिए। तो गालिब साहब ने उनसे पूछा कि आपके वालिद साहब शायर हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहने लगे कि फिर चचा शायर होंगे? कहले नहीं। कहले भाई, मामू, कोई और रिश्तेदार? कहले नहीं। कहले पड़ोस में तो जरूर कोई शायर रहता होगा? तो इन्होंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो, जाओ, तुम शायर नहीं बन सकते। तो शायरी के लिए सोहबत का होना बहुत जरूरी है, ये माना जाता है। आपको ये शायरी की सोहबत किससे मिली? आपको ये दर्स किससे मिला? जरा आप बताएं। हाँ, देखिए, बिल्कुल गालिब ने सही कहा था, सोहबतें जरूरी है किसी भी एक माहौल, क्योंकि दुनिया का कोई भी आर्ट हो, शायरी, वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जैसे इंसान के जिस्म में तीन चीजें होती हैं, एक इमोशंस, दूसरा क्रिएटिविटी, और तीसरा फेथ। तो ये एक हम्म। प्लेटफॉर्म पे नहीं रहती, या तो घटती है या बढ़ती है। बिल्कुल। ईमान भी आपका या तो घटेगा या बढ़ेगा, जिसे हम फेथ कहते हैं। और इमोशंस भी आपके या तो घटते हैं या बढ़ते हैं। कभी कभी बिल्कुल। किसी आदमी को देख के बेवजह आपको गुस्सा आता है, जिससे कोई लेना देना नहीं। कभी किसी को देख के बेवजह आपको प्यार आने लगता है। तो जी। आप, और ऐसे ही, कभी आप बहुत अच्छा लिखते हैं, कभी आप बहुत खराब लिखते हैं। तो इसका हम्म। मतलब ये हुआ कि ये तीनों चीजें आपकी बॉडी में ट्रेवल करती हैं, और इनकी हम्म। जो ट्रेवलिंग होती है वो डिपेंड होती है कि इनको आप प्लेटफॉर्म क्या दे रहे हैं, ट्रैक क्या दे रहे हैं, यानी सोहबतें कैसी हैं आपकी। जब आप किसी हम्म। कब्रिस्तान से किसी मुर्दे को दफना के निकलते हैं, तो आप गाने वाने लिखने सब भूल जाते हैं। आपको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक दिन यहाँ आना है, क्योंकि उस वक्त आप उस माहौल और एटमोस्फेयर में से आ रहे होते हैं। तो आप उस वक्त कोई गाना रोमांटिक या बिल्कुल नहीं लिख सकते। हम्म। एक टाइम लगता है, जब वहां से आप बाहर निकलते हैं, फिर एक आदमी मिलता है, दूसरी बातें होती हैं, तीसरी होती है, फिर आप घर तक आते आते वो जो ओरा है, या वो जो सोहबत थी, या वो सराउंडिंग थी, उसको आप भूलना शुरू करते हैं। फिर आप अपनी दुनिया में आते हैं, फिर आप लिखना शुरू करते हैं। तो दुनिया के हर आर्ट के लिए, हर क्रिएटिविटी के लिए, और इन इस तरह की चीजों के लिए एटमोस्फियर होना, यानी आपकी सोहबतें अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो हम्म। बिल्कुल गालिब साहब ने सही कहा कि आपकी पोइट्री अगर आप करना चाहते हैं, तो पोइट्री से आपकी रगबतें क्या हैं, क्या उनके वसाइल क्या क्या है, कैसे आप जुड़े हुए हैं, उस पर बहुत डिपेंड हम्म। करता है। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही था। मेरे वालिद साहब शायर नहीं थे, मोहल्ले में कोई शायर नहीं था, बिल्कुल वही आदमी शायद मैं रहा हूँगा। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी बात ये थी कि मेरे आसपास, मेरे शहर में मुशायरे जी। होते थे, हम्म। हम्म। और मैं मुशायरों में जाया करता था। और वाह। मेरे वालिद साहब भी कभी कभी जाया करते थे मुशायरों में, और वो हम्म। हाँ, शायरी से कहीं ना कहीं, शायरी को वो जानते थे। हम्म। शायरी से कोई खास उनकी मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन हम्म। जानते थे। दूसरा, यहां मैं गालिब साहब से आगे की बात करना चाहूंगा जी। कि मेरी वजह शायरी क्या रही।
एक तो सोबत तो इतनी हुई कि मैं शायरी मेरे आसपास हो रही थी, मेरी कोई खास उससे रिश्तेदारी या कोई ताल्लुक नहीं था, इतना वो कट ऑफ होता रहता था, वो मुस्तकिल नहीं था। लेकिन मेरा शायरी से मुस्तकिल एक ताल्लुक ये था जो मुझे अभी कुछ साल पहले पता चला। मैं खुद ढूंढ रहा था कि आखिर में मैं शायर क्यों बना, गांव में कोई नहीं, उधर आसपास कोई नहीं, घर में कोई नहीं, कोई माहौल ही नहीं शायरी का। तो पता चला कि मेरी जो वालदा थी अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जो है वो जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, दुआ कीजिएगा उनके लिए। अमीन अमीन तो वो अमीन। एक तकरीबन 1.5 साल पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। अफसोस। तो जी, तो आ, पता है देखिए क्या क्या रोल था वालिदैन जो होते हैं उनका आपकी जिंदगी में क्या रोल होता है, आप सोच ही नहीं सकते। तो बेशक। हुआ ये कि साहब मेरी वालदा का नाम काफिया खातून था। तो अच्छा। काफिया शायरी का एक अहम औजान है, बिल्कुल राइमिंग वर्ड जिसे हम कहते हैं। तो बिल्कुल। वो अम्मी का नाम था और अम्मी उसी नाम से पुकारी जाया करती थी। तो जाहिर सी बात है जिस नाम से इंसान पुकारा जाता है उसके असरात उसके खून में होते हैं। हम्म इसीलिए हम अच्छा नाम रखते हैं कि उसके हम्म असरात हमारे खून में हो और हम बेहतर चीजें करें इस दुनिया में। तो हम्म अब मेरी वालदा का नाम जो है वो काफिया खातून था और काफिया एक अहम रुकन है शायरी का। और वो अम्मी उस नाम से पुकारे जाया करती थी। हालांकि मेरे वालिद साहब को भी शायर, मेरे नाना जो थे उनको भी शायरी से कोई लेन देन नहीं था। बस उन्होंने पता हम्म नहीं कहाँ सुना हुआ अल्लाह ने, मैं तो उनसे पूछ नहीं पाया। जब तक मुझे ये बात समझ में आई तब तक वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तो मैं उनसे अफसोस। रह गया पूछे बिना कि ये आखिर हाँ। नाम आपने कैसे रखा। खैर, हम्म बहरहाल मैं तो यही मानता हूं कि उन्होंने अल्लाह ने मेरी किस्मत मेरे आने से ऑब्वियसली सबकी लिखी जाती तो पहले लिख दी गई थी कि मैं शायर बनूंगा। और मेरे नाना से मेरी अम्मी का ऐसा नाम रखवा दिया गया। अल्लाह देखिए हम्म कैसे कैसे असबाब बनाता है कि तुम ऐसा कोई नाम रखो ताकि वो उस नाम से पुकारी जाए और उस नाम के साथ उनके खून में हो, और जब उनके बच्चा पैदा हो उस खून में वो असरात उसके यहाँ ट्रांसफर हो और वो शायर बन जाए। तो ये वाह एक आगे की बात है, ये एक अलग वसीला है शायरी का। वाह मेरा मेरा ये मानना है कि मैं 100% इसी वजह से मैं शायर बना। खैर तो वाह। हाँ, तो वालिदा रुखसत हो गई। और हालांकि मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने ये बात उनको बताई और उनको इस बात का मैंने क्रेडिट दिया जब वो हयात थी, तभी मुझे ये बात पता चल गई थी। और तो मैंने उनको इस बात का क्रेडिट भी दिया कि शुक्र है कि आपका नाम ये है और आप इस नाम से पुकारी जाती रही, तो मैं आज शायर बन गया। खैर, हम जने कहाँ थे, वो हम कौन सी बात कर रहे थे। जी, आपको शायरी की कहाँ से दस्तगाह हाँ, आपकी शायरी। क्या थी जी शायरी। हाँ, वो गालिब साहब की बात से हम यहाँ आए तो बिल्कुल जी। मेरी मेरी वजह शायरी यही मेरी वालदा रही। और उसमें हम्म पूरा सपोर्ट रहा। मेरे शुरू शुरू में वालिद साहब बिल्कुल खिलाफ थे। जो सच है मैं हम्म वही बात कर रहा हूँ। वो शायरी के बिल्कुल मतलब उनके हिसाब से एक शायर की जो इमेज होती थी, और वो भी सही हम्म थे अपनी जगह, वो मेरे वालिद थे। वो मैं ये बात अब महसूस कर सकता हूँ कि क्योंकि मैं अब इतना बड़ा हो चुका हूं कि मैं सारे रिश्ते समझता हूं और उन्हें फील कर सकता हूं, और शायर भी हूं, हसास भी हो चुका हूं बहुत ज्यादा। तो उस ताल्लुक से भी मैं समझता हूं। तो वो मेरा बेहतर चाहते थे, क्योंकि शायर की एक ही इमेज थी कि वो थैला लटकाए यहाँ वहां कहीं प्रोग्राम में कोई पढ़ेगा, काम धंधा कोई होगा नहीं, और वो गरीब रहेगा। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जो है वो इस दुनिया से फैजाब ना हो और आगे ना बढ़े। कोई नहीं चाहता, वो यही चाहता कि बढ़े, सब बढ़े। दुनिया की सारी जितनी भी सहूलतें इस दुनिया में इंसान के लिए अल्लाह ने मुहैया कराई है वो सारी उसको नसीब हो। सबकी कोशिश यही रहती है। तो शायद उनका वो एक एंगल था कि भाई इसमें कोई बिल्कुल इतना, बिल्कुल हाँ, आपका बिल्कुल। स्कोप नहीं है आपकी लाइफ का आगे बेहतर बनाने का। नहीं तो नहीं, खैर उसमें वो मोहब्बत ही शामिल है, बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल। ऑब्वियसली 100%, हाँ, उस वक्त मुझे लगता था कि ये क्या है, लेकिन आज पता हम्म, चला कि वो मोहब्बत थी। क्योंकि जब उन्हें लगा कि इसमें मेरा बेहतर फ्यूचर है और मैं बेहतर कर सकता हूँ और मैं then इसी he के लिए बना started हूं, तो वो writing. वो मेरी साइड आके नहीं, खड़े हो गए और मुझे सपोर्ट करने लगे। वंडरफुल जी, वंडरफुल मुझे वंडरफुल। जब मैं बॉम्बे आ गया लिखने के लिए, बड़ी मुश्किल से वहां से मैं आया, एक जंग लड़नी पड़ी, क्योंकि वालिद साहब तैयार नहीं थे भेजने के लिए। उन्होंने कभी बॉम्बे देखा नहीं था और उनको पता नहीं था इस दुनिया के बारे में। उन्होंने सिर्फ खबरें सुनी थी और पढ़ा था जैसे मैंने पढ़ा था। तो वो उसके लिए बहुत वरी होंगे, उस वक्त मुझे यहाँ भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर जब मैं यहाँ आया और पैसे खत्म हो गए जो मैं लाया था, फिर मैं गया फिर लाया, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुम जो ये बार बार आते हो और पैसे के लिए, तो तुम एक काम करो, वहां का मुझे कोई एड्रेस डाक खाने वगैरह का दे दो, तो मैं पैसे यहीं से भेज दिया करूँ। हम्म और
एक डेढ़ साल तक वो पैसे बिला नागा, महीने की तारीख ऊपर नीचे होती नहीं थी, वो होती थी, लेकिन उनका मनी ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं होता था। वाह। तो फिर इस कदर का सपोर्ट किया उन्होंने मुझे कि तुम दूसरा काम करोगे तो तुम कैसे ये काम करोगे। तो जाहिर सी हम्म। बात है, फिर मेरा कंसंट्रेशन और मेरी प्रायोरिटीज जो है वो दूसरी भी हो सकती थी। मैं किसी काम में उलझ जाता यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, हम्म। बहरहाल रहना और खाना तो चाहिए था। तो उसके लिए मेरे वालिद साहब मेरा इंतजाम करते थे और वो हर महीने मुझे पैसे भेजा करते थे। तो वाह इतना सपोर्ट किया, फिर वाह इतना वाह सपोर्ट किया। वाह तो और उसका उसी की वाह। वजह से आज ये हो भी पाया, वरना शायद मैं किसी और दूसरे काम में उलझ के रह जाता और मैं नहीं कर पाता। हम्म। जी। बहुत खूब। तुरा साहब, अपने वतन के बारे में, अपने गांव, अपने शहर जी। के बारे में बताएं, अपनी इब्तिदाई तालीम और अपने शुरुआती दोस्त, उन लोगों के बारे में बताएं। और खास तौर से अभी आपने जिक्र किया कि आपके बुजुर्ग, आपके वालिद साहब और आपके दादा, ये लोग, इनका शायरी से कोई ताल्लुक नहीं था, तो क्या करते थे, जरिया माश क्या था इनका, क्या ये किसान थे, क्या ये बिजनेस करते थे? जी। जरा जी। ये इन चीजों के बारे में आप हमें जी, बताएं। ये किसान थे हमारे यहाँ 7-8 पीढ़ियों से, जब से भी हमारे यहाँ जमीनें हैं, खेती होती है और ऊपर वाले का करम है, काफी जमीनें हैं, बहुत बेहतरीन कारोबार थे, सब ठीक ठाक था। क्या और काश्तकारी जो होती है, क्या बोते हैं आप लोग वहां पर? जी, हमारे यहाँ मेन खेती गन्ने की और गेहूं की और चावल की, 3 खेती वाह। मेन है। उसमें से सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल से 70% जो है वो गन्ना ही होता है हमारे यहाँ। गन्ने के बाद फिर गेहूं होता है। कभी आप खुद भी आपने की काश्तकारी, आप जी खुद भी हाँ, उससे जुड़े बिल्कुल हैं? बिल्कुल। यहाँ आने के पहले मैं चूंकि पढ़ाई कर रहा था और मुझे जितना भी वक्त मिलता था, मैं जब वहां होता था तो मैं बिल्कुल अपने, जब गन्ने की बुआई होती थी, गन्ना बोया जाता था, तो उसमें बहुत सारे लोग लगते थे। मुझे याद है कि पूरे मोहल्ले के लोग हमारे घर कुटुंब के, हर घर से 2-3 लोग आके, यानी 25-30 लोग इकट्ठा होते थे। फिर वो ट्रैक्टर से वो खूर निकाले जाते थे, उसमें गन्ना बोया जाता था, तो उसमें बहुत सारे लोग लगते थे। अब तो खैर सब मशीनों से होता है। तो मैं जाया करता था और मुझे बहुत सारी चीजें मालूम है खेती के बारे में। आज भी मेरे घर पे दूसरा कोई काम नहीं। हाँ खैर, अब भाई दूसरे कामों में, एक भाई इंजीनियर हो गया है, एक भाई दिल्ली में सेटल हो गया है, दूसरा कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब सब अलग अलग काम भी कर रहे हैं। अदरवाइज अभी भी हमारे घर पे खेती होती है और हमारे गन्ना और गेहूं हमारे यहाँ पैदा होता है। उसी पे हम सब मतलब हमारा घर डिपेंड करता था, आज भी बहुत सपोर्ट है उसका। जी। और जी। रही बात एजुकेशन की, तो वो वही इब्तदाई तालीम जो है वो वही हुई। उसके बाद फिर जो है वो मैं स्कूल। आपका वतन, गांव आपका? हम्म। जी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर, जी और जी। मुजफ्फरनगर में एक तहसील है जानसठ, वहां का एक छोटा सा गांव है संबल हेड़ा। मैं वहां से बिल्कुल, उस वक्त तो मेरे ख्याल से 5-7 हजार ही उसकी आबादी होगी जब मैं वहां से निकला था। अब खैर ज्यादा हो गई थोड़ी सी, मतलब अभी भी 10-12 हजार होगी, उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं होगी। हम्म। तो खैर, या अब मैं कह नहीं सकता, थोड़ी बहुत बढ़ गई होगी, उतनी होगी। तो खैर वहां मेरा रहना हुआ और बहुत बहुत ही मतलब सादगी भरी जिंदगी आज भी वहां लोग जीते हैं। तब भी सादगी भरी थी और मैं उसी माहौल में पल के बड़ा हुआ और वहीं पढ़ाई हुई इब्तदाई। फिर वहां से हटके 8-10 किलोमीटर दूर कुछ टाउन जैसे जानसठ हमारा तहसील है, एक मीरापुर जगह है वहां, तो वहां मेरी आगे की पढ़ाई हुई। और उसके बाद फिर मेरठ से पढ़ाई हुई और फिर हम बॉम्बे आ गए छोड़ के बीच में। और वहां मेरे काफी यार दोस्त थे उस वक्त के। अब तो खैर वो सब किसी से यारी दोस्ती है नहीं, बहुत कम मिलना जुलना होता है, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगियों में वो लोग मसरूफ हो गए, हम यहाँ चले आए। और उस बात को तकरीबन 24-26, ये 2026 चल रहा है, मैं 2002 में आया था, तो 24 साल बीत चुके हैं। एक समझो एक तिहाई जिंदगी गुजर चुकी है वो। तो वो सब लोग अपने अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। कभी मैं जाता हूँ तो मिल जाते हैं, मुलाकातें होती। मैं आज भी सबके पास जाता हूँ, मिलता हूँ गांव में। तो वही नॉर्मल जिंदगी बीती वहां, सब वही यार दोस्त थे जैसा जैसे हुआ करते हैं। गिल्ली डंडा भी खेलते थे हम। और क्रिकेट में मुझे बहुत रुचि थी और मेरा फेवरेट गेम है क्रिकेट। मैं बहुत बहुत खेलता था जब वहां था। तो वालिद साहब बहुत गुस्सा भी होते थे इसमें, मैं या तो पढ़ाई करता था या तो बस खेलता था। उसके बाद फिर जब खेल छोड़ा तो फिर शायरी शुरू कर दी, तो फिर शायरी करता रहता था। बहरहाल एक लंबी कहानी है वहां की भी कि कैसे
वहां शायरी शुरू हुई, और फिर वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी किसी इंटरव्यू में हम करेंगे। अब हम आगे की तरफ जी बढ़ते जी। हैं जी। एक शायर ने एक छोटी सी नज्म में क्या खूबसूरत बात कही है कि एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छांव, उस घनी छांव को गांव को छोड़कर हम शहर आ गए, भीड़ में खो गए। हाँ तुराज साहब इस नज्म से कैसे रिलेट करते हैं और कितनी इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ मेरा, कि हमको रोजी खींच लाई शहर के सेहराओं में, हमको हमको रोजी रोजी खींच खींच लाई लाई शहर के शहर के सेहराओं में, सहराओं में। फूल तितली एक लड़की रह गए संभाव में। वाह। तो देखिए मैं इससे कितना रिलेट करता हूँ। और वाह। बहरहाल वो अपनी एक अलग अलग जिंदगी थी, उसका अलग मजा था, लेकिन यहाँ की जिंदगी भी बहुत खूबसूरत है। ऊपर वाले का लाख लाख करम है कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम लोगों को कुछ 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 क्रिएट करके चीजें दें, और लोग उनसे फैज़याब हों, या उनसे सुन के अपने दुख से रिलेट करते हों, या अपनी खुशी से रिलेट करते हों, और हमें अपना आइडल मानते हों, या हमारे जैसा बनना चाहते हों, या बहरहाल जैसे मैं जाता हूँ मुशायरों में तो बड़ा प्यार देते हैं लोग, तो ये बहुत गनीमत है। और शुक्र है वो भी लाइफ बहुत अच्छी थी, या वहाँ जो लोग जी रहे वो भी लाइफ बहुत अच्छी है। यहाँ भी लाइफ बहुत अच्छी है। मैं बहुत। बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ इस सरजमीन की। मैं मुंबई में, महाराष्ट्र में हूँ। हम्म। मुझे बड़ा हम्म। फक्र है इस जमीन पे भी, और इस शहर पे, कि इसने हमें अपनाया और इतनी चीजों से नवाजा। जी वाह। तुरा साहब, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया अपने शहर में होने वाले मुशायरों के बारे में। किस तरह के मुशायरे होते थे? उस वक्त के मुशायरों में बड़े शोरा कौन थे जो आते थे? उनमें से कोई शायर ऐसा जो आपके जहन पे उसने गहरी छाप जी छोड़ी हो? जी हाँ। वहाँ हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में ऐसे तो मुशायरे वहाँ नहीं होते थे, लेकिन हाँ वहाँ एक मेला लगता है। आसपास कई शहर हैं, तो वहाँ हम्म। मेलों में मुशायरे होते थे। हम्म। नुमाइश लगती है हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में, उसमें हर साल जी मुशायरा होता है। फिर बाजू जी। में खतौली है, उसमें एक छड़ियों का एक मेला के नाम से मशहूर है, तो हम्म। वो लगता था। उसमें आज भी मुशायरा होता था, तो मैं वो मुशायरा, गांव से बस भर के जाती थी, तो हम मेला भी हम्म। देखते थे और फिर मुशायरा भी सुनते थे। तो वो वंडरफुल। उस तरह के मुशायरे, मेलों के मुशायरे होते थे। ऐसे पर्सनल हम्म। महफिल तो कहीं नहीं होती थी, ना महफिलें। हमारे शहर में भी, मुजफ्फरनगर में भी काफी शायर थे। फिर हमारे यहाँ जो 5-10 किलोमीटर दूर कस्बा था जहाँ मेरी पढ़ाई भी हुई, उस शहर में भी काफी छोटा सा टाउन है वो, शहर तो क्या है, तो वहाँ भी कई शायर थे। वो मुझे बाद में, जब मैंने शायरी शुरू की, तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ भी शायर हैं। तो फिर मैं वहाँ नशिस्तों हम्म। में भी हिस्सा लेता रहा। फिर मुझे पता चला कि भाई नशिस्तें भी होती हैं, छोटे मोटे मुशायरे भी होते हैं। वो पहले हम तक वो खबर नहीं होती थी। हम्म। किस एज में आपको ये लगा कि नई शायरी के जिरासिम हैं जिसमें? और पहली जी आपकी क्रिएशन क्या थी? कोई नज्म या गजल या शेर क्या था? क्या आपको जी याद है? जी हाँ। ये तकरीबन मेरी उम्र उस वक्त रही होगी, मैं 19-20 साल का था, तो मैं यहाँ आ गया था। और यहाँ आने से 1-1.5 साल पहले मैंने शायरी शुरू की थी। तो यूं समझ लीजिए अच्छा। कि 17-18 साल उम्र रही होगी। और उसमें ये हम्म। जो है वो शुरू हो गया था लिखना। और बहुत सारी वजहें हैं इसकी भी, लिखने की भी। लिखना भी ऐसे ही शुरू नहीं हुआ, और यूं ही कोई चीज नहीं होती। पहले क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमारे अंदर चीज है क्या, तो उस पे ऊपर वाला फिर घुमा फिरा के बहुत सारे धक्के लगवाता है, और ताकि वो चीज हिले डुले और आपको पता चले कि भाई आपके अंदर कुछ और भी है। खैर, तो हम्म। वो बहुत सारी चीजें हुई, तो वही 17-18 साल की उम्र रही होगी, और फिर हमने शायरी की वहाँ तकरीबन 1-1.5 साल तक, 1 साल ही कह लीजिए। छोटे मोटे प्रोग्राम भी पढ़े, और मेरी जो इब्तदा हुई है प्रोग्राम पढ़ने की, तो वो हमारे यहाँ जलसे होते हैं वहाँ हर गांव में। तो दीनी जलसे होते हैं, तो उसमें नाते पाक वगैरह, हमद वगैरह पढ़ी जाती है। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई, और मैंने पहला, हालांकि गजल मैंने लिख ली थी पहले, लेकिन जो पहला मैंने परफॉर्म किया, वो मैंने नाते पाक जो है वो पढ़ी वहां, वहां से शुरू हुआ। जी बिल्कुल। आपको याद है वो नात? आज हाँ नहीं, वो पढ़ना नाते पाक चाहेंगे तो आप? याद नहीं है। वो है मेरे पास, क्योंकि बहुत जमाने से पढ़ी नहीं है। हाँ वो एक हम्म। शेर मुझे याद है, जो मेरी
इब्तदाई गजलों का शेर है। वो अता मतलब मुझे याद है जी। कि तवाफे गर्दिशे अय्याम है, रास्ता नहीं दिखता। तवाफे गर्दिशे अय्याम है, रास्ता नहीं दिखता। बड़ा मुश्किल हुआ है लौट कर अब अपने घर जाना। तो ये वो वाह शेर था। और उन दिनों में थोड़ी भारी वाह। शायरी करता था, वर्ड, क्योंकि मैंने नया नया उर्दू, अच्छा हाँ, मैंने हिंदी मीडियम से मेरी पढ़ाई हो रही थी। अच्छा। तो मैंने जो उर्दू पढ़ा वो शायरी करने के लिए बाद में पढ़ना शुरू किया। और हम्म हमने नया नया उर्दू पढ़ा था, तो हम वो किताबें पढ़ रहे थे, तो उनमें किताबों में भारी भारी वर्ड्स निकाल के और वो रखा करते थे उस वक्त के, भाई शेर में कुछ जरा वजन लगे। तो हम्म। नया नया शौक तलीब भी पता चला कि शायरी भारी लफ्जों का नाम नहीं है। बॉम्बे आप तशरीफ लाए और उसके बाद यहाँ एक अलग दौर शुरू हुआ। शुरुआती दिन कैसे रहे और पहले किस बड़े प्रोड्यूसर से डायरेक्टर से मुलाकात हुई और किसने पहला काम दिया आपको? जी देखिए, शुरुआती दिन तो बहुत ही मुश्किल तरीन थे, यूं कह लीजिए। एक हम्म 1.5 साल तो हमें ये पता नहीं चला कि फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है। और हम हम्म जहाँ ट्रेन ने छोड़ा बॉम्बे सेंटर, वहीं आसपास मोहम्मद अली रोड पे की तरफ एक हाजी देवजी एक जगह है, और हम्म वहां पे एक हनफी गेस्ट हाउस है। उस हम्म गेस्ट हाउस में हमारा हमारा ठहरना हो गया। टैक्सी हम्म वाले ने वहीं छोड़ा, हमने उससे कुछ बताया तो उसने हम्म वहां छोड़ दिया। और फिर बस वहीं, तो हमें पता ही नहीं इंडस्ट्री कहाँ। हम तो हमको लगते थे, हम तो जब ट्रेन से हम्म उतरे तो मैं तो बाहर निकल के देख रहा था, एक ट्रेन हमारे यहाँ से तकरीबन पैदल आती जिसका नाम है देहरादून एक्सप्रेस। हम्म तो मुजफ्फरनगर से बहुत धीमे धीमे, यूं कह लो कि पैदल आती है, मैं यूं कहता हूँ उसको। तो उससे हम आए थे, उसने वहां छोड़ दिया। हमको लगा बस सही। अब तो हम इंडस्ट्री में आके उतर गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 1 सवा साल लग गया इंडस्ट्री ढूंढने में हमको। तो हम्म मुश्किल दौर था वो। उसके हवाले से एक शेर मैं कहूंगा, जी। अब आप समझ जाएं कि उसमें क्या रहा होगा। कि शेर ये था कि वह बांध कर पाँव में किस रुख का सफर जाते हैं, बांध कर वाह। पाँव में किस रुख का सफर जाते हैं, वो जो जाते हैं यहां से वो किधर जाते हैं। और शेर ये था कि किस तरह हमने गुजारे हैं शबो रोज के हम, हम्म किस तरह हमने गुजारे हैं शबो रोज के हम, कोई हालात सुनाता है तो डर जाते हैं। तो ओफ। इस दौर से भी गुजरना हुआ। खैर फिर भी मैं, ऊपर वाले का ये कर्म रहा कि जितनी तकलीफें और लोगों ने सुना या उठाई हैं उतनी नहीं उठाई। ऊपर वाले का कर्म रहा कि जितनी हम झेल सकते थे, जितनी बर्दाश्त कर सकते थे, उतनी तकलीफें मिली, उससे ज्यादा नहीं मिली। और फिर इंडस्ट्री मिल गई, क्योंकि घर से सपोर्ट था, कुछ पैसे आ रहे थे। फिर तकलीफ आई तब जब मैंने घर से पैसे लेना बंद कर दिए। हम्म कि मुझे एक पॉइंट पे आके ये लगा कि मैं, जब तक ये पैसे घर से आते रहेंगे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो हम्म मैंने फिर अब्बा से झूठ बोला कि आ, पैसे अब मैं यहाँ कमाने लगा हूं। तो हम्म उन्होंने यकीन नहीं किया। लेकिन फिर जब मैंने 1 बार या 2 बार पैसे नहीं लिए, वापस चले गए, फिर उन्हें यकीन हो गया कि भाई अब तो जब पैसे ले ही नहीं रहा अगला आदमी, तो अब तो शायद इसका काम हो गया वो। तो तब जाके उन्हें यकीन हुआ, उन्होंने पैसे भेजने बंद कर दिए। और यहाँ पैसे हमारे पास थे ही नहीं। तो फिर वो हम्म एक इंडस्ट्री मिल चुकी थी हालांकि। फिर वो एक स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ। और फिर मुझे गाने लिखने का काम तो नहीं मिला, मुझे टीवी लिखने का काम मिल गया। टेलीविजन में मैं स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखने लगा, पहले डायलॉग्स लिखने का काम मिला। और वाह। पहले पहले काम मिला मुझे किसी दूसरे के लिए लिखने का, नाम उनका आता अच्छा। था, मैं लिखता था। फिर मुझे जब उनको पता चला तो फिर उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट, एक सीरियल था, मुझे पहला सीरियल मिला था 24 पाली, ईटीवी उर्दू के लिए वो शुरू हुआ था। हम्म तो वो शाहरुख मिर्जा साहब, एक जिन्होंने सलामी फिल्म बनाई थी, तो जी उनका जी। वो, हाँ, वो उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। ओके। तो उनका वो सीरियल था, उन्होंने मुझे गाना लिखने के लिए बुलाया था। लेकिन फिर गाना तो मैं नहीं लिखा और नहीं लिखवाया, उन्होंने मुझे डायलॉग पे लगा दिया किसी के साथ। और फिर उन्होंने मुझे फाइनली इंडिपेंडेंट कुछ दिन के बाद वो सीरियल दिया। फिर मुझे डीडी मेट्रो का एक सीरियल मिल गया, उन दिनों डीडी मेट्रो चला करता था, कॉमेडी सीरियल था, जी। इधर कमाल उधर धमाल। फिर एक लेडी इंस्पेक्टर था उन्हीं का, उसी प्रोड्यूसर का, वो मिला। फिर ऐसे ही फिर जो है वो कुछ काम मिलते गए। यूं ही करते करते 2004 आ गया। और हम्म 2005, तो 2000, ये 3 साल गुजर गए। 2005 आया। और 2005 के लास्ट में हमको पहली फिल्म एज ए लिरिसिस्ट मिल गई। हम्म वो इस वक्त की बड़ी फिल्म थी, मल्टी स्टारर फिल्म थी। हम्म उसमें सब फीमेल्स थी। फिल्म का नाम था कुड़ियों का है जमाना।
और ओह, उस फिल्म में उस वक्त की बड़ी हीरोइनें थी, रेखा जी थी, महिमा चौधरी थी, किम शर्मा थी और वसुंधरा दास थी। तो ये बहुत सारी उसमें हीरोइनें थी। तो उस वक्त की वो मल्टी स्टारर फिल्म थी। वो हमको मिल गई साहब गाने लिखने के लिए। वो हमारी पहली फिल्म थी। तो हमने फिर वो पीछे का काम छोड़ दिया। वो जो हम राइटिंग कर रहे थे उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। हम थोड़े से मैं थोड़ा सा शुरू से कामचोर भी रहा। मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना। और हर क्रिएटिव आदमी की मुझे मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम होती है कि वो थोड़ा सा हम्म, ठलुआ टाइप का होता है। कुछ करना ही नहीं चाहता जिंदगी में। बिल्कुल बड़ी मुश्किल से कुछ करता है। तो सही। वो मेरे साथ तो ऐसा ही रहा। तो हमने वो टीवी राइटिंग छोड़ दी थी। तो बस बहरहाल उसी दौरान जो वक्त गुजरा, वो जब टीवी राइटिंग नहीं मिली थी और हमने घर से पैसे मंगाने बंद कर दिए थे, तब एक मुश्किल वक्त था बहुत। वो बहुत दिन चला। उसके बाद फिर जब हमने टीवी राइटिंग छोड़ दी और हमको लगा फिल्मों की लाइन लग जाएगी अब, फिर फिल्में नहीं मिली। तो फिर वो एक मुश्किल तरीन वक्त था। तो ये दो वक्त गुजरे। फिर 2009 का एंड होते होते हमें फिर वो फिल्म मिल गई जिसकी तलाश थी और जिससे हमें पैसे भी बढ़ गए, हमारे पैसे भी मिलने लगे। और बहरहाल लोगों को पता भी चल गया, इंडस्ट्री से एप्रिशिएशन मिल गया और फिर फिल्में सामने से आने लगी। बस ये मुख्तसर सी कहानी है। अभी भी सवाल वही है, वो कौन सी फिल्म थी और वो कौन शख्सियत थी जिसने आपको पहला काम दिया? देखिए पहली फिल्म तो यही थी। शख्सियत थी वो, उनका नाम था अमर बूटाला। अच्छा। जो आजकल मेरे ख्याल से किसी कंपनी के, रोनी स्क्रू वाला की कंपनी के शायद उनके सीईओ हैं। अच्छा। पहले कुछ दिन पहले वो SKF सलमान खान प्रोडक्शन में सीईओ थे। ओ। तो वो उस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। ओ। जी। अच्छा। तो वो उनकी फिल्म थी साहब। बस पहली फिल्म तो हम्म। हमारी वही थी। और ओके। वो जो भी थी, बड़ी छोटी जैसी भी थी, पहली फिल्म वो थी। उसके बाद फिर छोटी मोटी फिल्में मिलनी शुरू हो गई। फिर फाइनली 2010 में संजय लीला भंसाली साहब के साथ काम आया। और अगर देखा हम्म, जाए तो वही फिल्म थी जिससे हमें जो हमारी वैल्यू थी उस वक्त वो भी मिलनी शुरू हो गई। और साहब जो मकाम हम ढूंढने आए थे वो मकाम भी मिलने लगा। तो मेन तो हम्म। वही है। जी। आपने जिक्र किया और बिल्कुल सही है कि फिल्म तो नहीं चली वो वाली, लेकिन गाने बहुत पॉपुलर हुए, बहुत हाँ, पसंद गाने किए गए। गाने काफी अप्रिशिएट हो गए थे। कुछ जी अलग तरह जी की। जी। एज ए राइटर भी बहुत ही लोगों ने रेस्पेक्ट दी थी मुझे, बड़ा एडमायर किया था सब। बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने भी मुझे फोन किए थे और जी बहुत जी अप्रिशिएट जी। किया। और नॉमिनेट कर लिया गया। मतलब वो तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ। तो ये लाइन ने मुझे जो है बड़ी रेस्पेक्ट वंडरफुल। दिला दी थी। तो लोगों को लगा कि ये कुछ अलग लिखने वाला आया। तो जी। बस तो उसके उस बाद, एतबार से। जी। जी जी, फिर उसके बाद बाजीराव मस्तानी आपकी लाइफ में आई और फिर क्या हुआ? फिर जिंदगी बदल गई, हाँ नहीं, फिर चीजें बदल गई। उसके तुरंत बाद हमें फिल्म मिल गई थी, बाजीराव मस्तानी भी मिल गई थी। और चक्रव्यूह फिल्म थी प्रकाश झा की, वो मिल गई थी। बिजोय ओ। नाम्बियार की एक डेविड फिल्म थी, जो वो शैतान हम्म। के बाद बहुत हिट हो गए थे बिजोय नाम्बियार। तो वो बिल्कुल। शैतान फिल्म के बाद तो वो एक फिल्म बना रहे थे डेविड, तो वो मिल गई थी। सामने से बुला के मुझे इन लोगों ने पिक्चरें दी थी। ये तो किस सन की बात है, कौन सा ये ईयर मेरे है ख्याल ये? से 2013 की बातें हैं ये। अच्छा। 2013 या 12 की बातें हैं। कुछ कोई 12 में आई, कोई 13 में, कोई 14 में आई, ऐसा। ओके। ओके। जी। तो भंसाली साहब के साथ जो पहला गाना आपने किया बाजीराव मस्तानी में, वो कौन सा था नहीं, और कैसे? पहला तो 10 में मिला हमको ना, तो जी। गुजारिश। नहीं नहीं, गुजारिश नहीं, बाजीराव मस्तानी जो आपकी पहली कामयाब जी फिल्म जी, साबित बाजीराव हुई। मस्तानी में मेरा पहला गाना हुआ तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। हम्म। कैसा रहा पूरा क्रिएटिव प्रोसेस? क्योंकि एक परफेक्शनिस्ट को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो कैसा रहा आपके वो सेशंस, आपका वक्त कैसा रहा? कैसे आपने उनको मुतमईन किया कि हाँ ये लिरिक्स फाइनल है? जी देखिए, एक्चुअली क्या था कि ये जो मेरा पहली फिल्म का ये जो मुखड़ा था, तेरा जिक्र है, पहला मुखड़ा भी वो जो इस्माइल दरबार साहब के द्वारा जो थ्रू सुनाया गया था हम्म। उनको, इस फिल्म का गुजारिश का, जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख के जाती है, हालांकि नींद वाह। नहीं आती है। तो
तो ओ। ये गाना भी मैंने पहला लिखा हुआ था मेरा, और मैंने इस्माइल भाई को सुनाया था, उनको पसंद आया, और इस्माइल वो संजय जी को भी बहुत पसंद आ गया। उससे वो गाना उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद दूसरा गाना उन्होंने मुझे लिखने के लिए बुलाया, और ये मैं उसकी बात बता रहा हूं, गुजारिश की। तो जी। हाँ, तो वो भी उन्होंने, जब मैंने ये सुनाया तेरा जिक्र है इत्र है, तो बहुत उनको पसंद आया। उसके बाद फिर ये जो आया, तो वो अब यहां तक ये हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे पहले लिखे हुए मुखड़े हैं। तो ये जब वो बाजीराव शुरू हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि और तुमने बेहतर लिखा है, तो पहले वो सुनाओ फिल्म। अच्छा, वो फिल्म डिस्कस नहीं करते, अच्छा। वो कहानी वानी डिस्कस नहीं करते, वो कोई और रेयर ऑफ द रेयर कोई सिचुएशन बताते हैं, वरना तो वो ये पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे पास तुमने नया क्या लिखा है इन दिनों में। हम्म। क्योंकि उनका ये ऐसा मानना है कि भाई 2.5 घंटे की फिल्म एक गाने में कैसे एडजस्ट हो सकती है, 3 मिनट का, 2.5 मिनट। हम्म। तो ढाई हम्म। घंटे की फिल्म में 2.5 मिनट का गाना एडजस्ट हो सकता है, शायद उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता हो। और वो बोलते भी हैं कि तुम्हारा गाना सुनाओ, मेरी पिक्चर में तुम सुनोगे तो तुम फिल्म लिखने लगोगे, तुम पोएट्री और जो तुम्हारा स्टाइल जो तुम करते हो, मुझे वो चाहिए, तो सुनाओ। तो हम्म। मैंने ये मुखड़ा सुनाया उनको, सीटिंग चल रही थी, तो ये मैंने मुखड़ा सुनाया कि तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम तू हो गई है रिवायत की तरह, अब मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह। बस इतना ही था। कहने लगी तो अच्छा वाह। अच्छा अच्छा, मरने तलक रहेगी आदत की तरह, ये अच्छी बात है। तो उन्होंने ये गाना लिया और बोले लिख के दो। मैंने वो लिख के दिया और उन्होंने उसको कंपोज किया। हम्म। जी, ओके। उसका ये ओके। प्रोसेस था जी। ओके। तो फिर वो गाना शूट हुआ, एक्टर्स आप शूटिंग के दौरान वहां रहे, कैसा माहौल था, क्या फील हो रहा था? अगेन बहुत बड़े स्टार्स उस वक्त के थे जिनके साथ ये फिल्म बन रही थी। क्या जी हाँ आपके जी। दिमाग में चल रहा था? क्या आपको लग रहा था ये वो गाना है जो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा होगा? नहीं, सच बताऊं तो नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था मुझे। और चूंकि ये गाना पिक्चराइज भी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही हम्म। पिक्चराइज हुआ था, अगर आप देखें फिल्म में, तो पिक्चराइज भी हम्म। पूरा नहीं हुआ था। तो मुझे ये लगता था कि ये गाना भी कोई इतना खास नहीं है, क्योंकि पिक्चराइज भी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही पिक्चर में आया। और तो मुझे लगा नहीं था कि ये गाना कोई, और मेरे ख्याल से सर को भी नहीं लगा होगा कि कोई ये गाना कोई इतना बड़ा हिट होगा। लेकिन वो गाना इतना, जब चलना शुरू हुआ, और अजीत सिंह ने उसको बहुत खूबसूरत गाया, संजय लीला भंसाली ने उसकी कंपोजिशन बहुत कमाल की बनाई, और फिर अरिजीत ने बिल्कुल। उसी तरह गाया उसको। और यहाँ मैं संजय जी को थैंक्स करना चाहूंगा कि इस तरह का उन्होंने मेरी चीजें ली। नहीं, और उन्होंने शूट बहुत शानदार किया, बहुत ही लेविशली उन्होंने उसको शूट किया। हाँ, नहीं वो शूट तो थोड़ा ही है, वो फिर वो बाद में वो मोन्टाजेस पे डाला गया। पिक्चर हम्म। में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा जी। नहीं है वो, थोड़ी सी 2 लाइन होके चला जाता, अंतरा तो पिक्चराइज ही नहीं है। जी। जी। हाँ, बिल्कुल तो सर, वो फिर बिल्कुल। ये गाना हुआ, और ये गाना चल गया, और फिर मैं इस गाने के लिए अगेन मैं नॉमिनेट हो गया सब अवार्ड्स हम्म। में। तो क्या ये बात है! खुशी की बात थी मेरे लिए कि मैं आयत की तरह के लिए नॉमिनेट हुआ। तो ये क्या मेरे लिए बात! बहुत खुशी की बात थी। सारे अवार्ड्स में मैं नॉमिनेट हुआ, और कुछ मिल गए अवार्ड, कुछ नहीं मिले। वो तो चलता ही रहेगा सिलसिला, जिंदगी भर मिलने और ना मिलने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम यहाँ अवार्ड लेने आए नहीं थे, हम तो यहाँ काम करने आए थे, और जो करने आए थे वो हो रहा है। वो तो ठीक है, मिल जाए तो एक और मोटिवेट होता है इंसान, एक मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी बात है, और हौसला मिलता है, मिलना चाहिए आर्टिस्टों को। और आर्टिस्टों को नहीं, मुझे भी मिलना चाहिए जो बड़े अवार्ड्स हैं। हाँ, बिल्कुल सही। मोहे रंगदे जैसा टाइमलेस सॉन्ग लिखते वक्त एक शायर के जहन में क्या चल रहा होता है? कैसे ये गाना वजूद में आता है? आपको क्या हाँ, लगता देखिए वो एक पुराना स्टाइल के, एक ठुमरी टाइप उन्होंने कंपोज किया। वो बहुत ज्यादा उसमें कुछ किया नहीं, वो उसी तरह की चीज एक गढ़ दी गई, मतलब। है? हम्म। हाँ, मेरी तरफ से तो वो मुझे वो भी नहीं लगा था कि ये गाना कुछ इस तरह का, मतलब, क्योंकि वो एक अलग तरह का गाना था, वो भी कुछ ज्यादा मुझे नहीं लगा था जी। हम्म। लेकिन बहरहाल वो सब अच्छी चीज है, और वो आयत की तरह तो कल्ट हो गया, आज तक का हम्म। सबसे बेहतर गाना उसे लोग कहते हैं, मेरा लिखा हम्म। हुआ। तो ये एक रहा उस। फिर पद्मावत के गाने बिनते दिल और खली बली, ये आए वजूद में। इनकी जी कुछ मजेदार बातें, कुछ यादगार लम्हे अगर आप शेयर हाँ करना चाहें। हाँ, देखिए अब तक संजय जी को बहुत यकीन हो चुका था मेरी लिखी हुई चीजों पे। तो इस फिल्म में भी पहला गाना जब मैंने लिखा था, नहीं, पहला गाना घूमर के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था।
और घूमर के लिए मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि सर मैं शायद इसको लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे स्टाइल का गाना नहीं है और घूमर मैंने कभी लिखा नहीं है, मैं राजस्थानी बात जानता नहीं। तो वो यही था कि भाई सर ने कहा नहीं तुम लिखो, तुम बहुत अच्छा लिखो। मैंने कहा सर मैं फिर थोड़ी सी शायरी वायरी रखूंगा। बोले सर ने कहा रखो आप आपको इसलिए तो बुलाया गया है कि आप अपना काम बेहतर बेहतर तरीके से करो। तो मैंने फिर ये हम्म। लिखा कि आप इसमें देखें तो वो कोई राजस्थानी थारे मारे के अलावा कुछ इसमें खास है नहीं, हम्म। अगर गौर करते हम्म। हैं तो, क्योंकि वो गाने का पूरा टेक्सचर ऐसा बना हुआ है कि वो ऐसा लगता है कि वो राजस्थानी, फिर पिक्चराइज इतने बड़े लेवल पे हुआ। अदरवाइज वो देखें आप उसका मुखड़ा के धनक प्रीत की सर पे ओढ़ के, घूमर घूमर घूमे ललक रीस सब जग की छोड़ के, घूमर घूमर घूमे भर के ढोला वाले ठाट। हाँ ये ढोला एक मुझे एक वर्ड पता चला कि भाई ये ढोला जो है वो साजन को या हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को या प्रीतम को कहते हैं। तो ये मैंने फिर यूज किया कि भर के ढोला वाले ठाट, घूमर घूमर, तो वो फिर ये था। क्या बात है, क्या हाँ बात है। फिर अगेन उन्होंने कहा कि और तुमने क्या खूबसूरत कोई चीज लिखी। मैंने उनको एक मुखड़ा सुनाया जो बहुत ही खूबसूरत गाना उन्होंने कंपोज किया, बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइज किया कि एक दिल है एक जान है दोनों तुझ पे हम्म। कुर्बान है, एक मैं हूं एक ईमान है दोनों तुझ पे कुर्बान है। वो दो दो करके हमने चीजें गिनवाई। तो वो एक मेरे पास पहले से लिखा हुआ मुखड़ा था, तो वो उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने उसको कंपोज बहुत ही खूबसूरत कंपोज किया कमाल का। तो उस गाने से भी बड़ा मुझे अप्रिशिएशन मिला और बहुत आगे बढ़े। फिर एक गाना उनको इस तरह का चाहिए था जो फिर बिनते दिल, वो वही जैमिंग जब सिटिंग चल रही थी तो वहीं मैंने कुछ एक लाइन लिखी। बिनते दिल तो नहीं लिखा था, तो मैंने बाद में लिखा। पहले मैंने लिखा था सर बोले तो कुछ ऐसा वो ऐसा गाना कोई वो एक करेक्टर है जो बाहर से लाया गया है गिफ्ट में, वो खिलजी के चाचा लेके आए हैं। तो मैंने जब वो बाहर से आया तो उसकी जबान भी कुछ अलग ही होनी चाहिए, हमें पता ही नहीं क्या जबान है लेकिन कुछ अलग होना चाहिए। और फिर वो उसकी फीलिंग्स, क्योंकि जब इंसान किसी भी जबान कहीं भी चला जाए वो, लेकिन जो उसकी मातृ जबान होती है जब वो बहुत खुश होता है तो उसे अंदर से जो खुशी के थॉट्स आते हैं वो उसी जबान में आते होंगे। मुझे तो उसी में आते हैं। और फिर जब वो बहुत गुस्सा होता है तो जो गालियां आती है अंदर से वो भी उसी जबान में आती है, फिर हम उन्हें कन्वर्ट करके हम देते हैं। खैर, तो वो एक ये था कि मैंने ऐसे ही मैंने कहा सर इस तरह आप कुछ करते हैं, तो मैंने वो लाइन उनको सुनाई कि पेश कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब। ऐसे लिखा मैंने वहां बैठ के, आतिश कदा अदाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब। तो वो उन्होंने कमाल की बात ये है, मैं सलाम करता हूँ उनको, सैल्यूट करता हूँ। ये कोई भी इंडस्ट्री में ये गाना नहीं लेता। ये हम्म। ये उसी शख्सियत का ये जिगरा है और उसी शख्सियत की ये हिम्मत है कि उन्होंने ये गाना लिया कि हम्म। पेश कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब, आतिश कदा अदाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब। ओह। ऐसा नहीं कि एक वर्ड दो वर्ड आगे, पूरी लाइनें फिर आगे सुनिए। कह लेंगे बहुत मुश्किल है लेकिन साउंड अच्छा लग रहा है। फिर बोले अंतरा लिखो, तो ये सिटिंग में वही मैं आगे लिखता गया और कंपोज होता गया। कोई लाइन उन्होंने कंपोज कर दी, मैंने उसमें लिख दिया, इस तरह एक जैमिंग में गाना बना। और फिर सर फिर मैंने अंता लिखा कि मैकश लबों पे आने लगी हैं प्यासी कुर्बतें, हैरत जदा ठिकाने लगी हैं सारी फुरकतें, आरिजों पे मेरे लिख जरा रिफत चाहतों का सिला। तो सोचिए वाह। मतलब एक भी लाइन आसान नहीं। और वो संजय फारसी साहब कदा। वो संजय हम्म। साहब ने लिया और उसको निभाया। और उसके हम्म। बाद फिर उन्होंने एक हुक लाइन कंपोज की और उसमें हम्म। मैंने फिर ये लिखा कि बिनते दिल मिसरिया में। तो ये मैंने फिर बाद में हुक लाइन बनाई गई गाने के, भाई हुक लाइन नहीं है, हुक लाइन नहीं, हुक लाइन बना दो। सर ने एक हुक लाइन कंपोज की और उस कंपोजिशन के अंदर ये लिखा है। ओके, ओके, ओके। और ये गाना सर फाइनली। कल फिर जी। भी ये डाउट था इस गाने पे। जी। सबको ही डाउट था कि यार बड़ा मुश्किल है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये गाना बड़ा मुश्किल है, मतलब ये कैसे ऑडियंस पे कैसे खुलेगा। हम्म। तो ये एक बड़ा सोचो मतलब बहुत ही सोचो में हमारी ये बड़ी फिक्र रही और सर बहुत फिक्रमंद थे इस चीज को लेकर कि भाई चूंकि एक अहम सिचुएशन का गाना था। खैर, हम्म। फिर वो सर का ये बड़प्पन है, मैं उनको थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने फिर भी ये गाना रखा फिल्म में, उसको बहुत खूबसूरत पिक्चराइज किया, जितना खूबसूरत कंपोज किया उतना खूबसूरत पिक्चराइज किया। और फिर अरिजीत ने बहुत अच्छा गाया अगेन इसको, और ये ट्रैक बहुत अच्छा बना इसका। और फाइनली मुझे याद है मैं ये फिल्म के दौरान इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी होगी तो संजय जी से मेरी मुलाकातें नहीं हो रही थी। 1-2 महीना मैं फिर आउट ऑफ इंडिया भी चला गया था।
तो मैं जब आया बाहर से और इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया फिनिक्स में, उधर फिनिक्स मॉल में, लोअर परेड, तो वहां पे इसका प्रीमियर रखा गया। तो प्रीमियर में हाल ये था कि पुलिस ज्यादा थी, लोग कम थे, और वहां पे हम्म। संजय जी मुझे मिले और उन्होंने देख के दूर से कहा कि तुम्हारा गाना समझ आए या ना आए किसी को, लेकिन सुना बहुत ज्यादा, लोग पसंद बहुत कर रहे हैं, क्या बात। चल रहा है। तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी, वरना मेरे लिए एक मुश्किल बात हो जाती। खैर वो सर को ही इसका पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये गाना लिया, वरना तो कोई सुझाव इस गाने को कोई लेगा ही नहीं इंडस्ट्री। नहीं, एक एक वर्ड लिख फिल्म दो तो। मेकर का जो कन्विक्शन होता है एक गाने को लेकर के, जी जिस तरह से जो है वो हम है मताए कूचो बाजार की तरह, जी जब ये गाना लिखवाया गया तो शायर खुद कह रहा है कि नहीं मत लीजिए, ये नहीं पसंद किया जाएगा, नहीं चलेगा। लेकिन फिल्म मेकर कह रहा है नहीं, मुझे तो यही बिल्कुल, गाना डालना है। तो एक्चुअली ये फिल्म मेकर का कन्विक्शन एक बिल्कुल, ये लिरिसिस्ट बिल्कुल को, ये गाना, शायर को क्या ये कॉन्फिडेंस गा, देता है। ये गाना मेरी वजह से है ही नहीं, क्योंकि मैं तो जी। रोज ऐसे गाने लिखना चाहता हूँ, नहीं नहीं होते। ये गाना एक एक से लेके हजार तक, ये संजय लीला भंसाली की वजह से ये गाना है। और ये गाना नहीं, खुद संजय लीला भंसाली है इस गाने में, ये उन्हीं की क्या वजह से। बात। अदरवाइज ये गाना बिल्कुल क्या कोई बात। लेता ही नहीं, सवाल ही नहीं होता। और थोड़ा ये, सा। हाँ, जी और ये जी। गाने की, आप सुनिए इस गाने की स्टोरी आगे। जी। ये गाना फिर इतना बजा, इतना बजा, इतना हिट हुआ कि मैं इस गाने के लिए तमाम अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ, चाहे वो क्या फिल्म बात। फेयर हो, चाहे वो आईफा हो, चाहे वो दूसरा हो, सब में नॉमिनेट हुआ। और कमाल की बात ये, मुझे तो खैर अवार्ड नहीं मिला, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि संजय लीला भंसाली साहब की वजह से ये गाना था, उनको इस गाने पे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। क्या बात। और इसी गाने पे, यानी इसी फिल्म के गानों पे उनको, और इसी गाने पे उनको नेशनल अवार्ड मिला, पहला नेशनल अवार्ड एज ए म्यूजिक कंपोजर। क्या और बात। यहां नहीं रुका ये गाना, अरिजीत सिंह के इससे पहले सैकड़ों गाने सुपरहिट हो चुके थे। अरिजीत सिंह को पहला नेशनल अवार्ड बिनते दिल पे मिला। क्या बात। तो यहां जीत हो गई। मुझे नहीं हम्म। मिला, ये अलग बात है, मेरा काम इतना अच्छा नहीं था। नहीं नहीं, आप उस गाने का अभिन्न हिस्सा हैं। अगर उस गाने को दो दो नेशनल अवार्ड मिले तो ऑफ कोर्स ये आपकी भी कामयाबी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं उन्हें मेरा ही समझता हूँ। तो ये एक इस गाने की हिस्ट्री रही, और फिर ये गाना कल्ट हो गया। आज इस गाने की वजह से लोग मुझे आयत के बाद फिर एक अगले अगले पायदान पे लोग मुझे देखते हैं और इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगेन संजय हम्म। लीला भंसाली का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह की चीज करने का मौका दिया। तो ये तो हम्म। यहाँ तक की पद्मावत तक की बात थी साहब। आपने इस्माइल दरबार साहब के साथ काम किया, आपने भंसाली साहब के साथ काम किया। ये लोग परफेक्शनिस्ट हैं, ये अपनी चीजों को स्ट्रांगली रखते हैं और मनवाते हैं। और क्योंकि ये कामयाब लोग हैं और ये बात जो करते हैं वो अपने तजुर्बे के तौर पे करते हैं। कुछ ऐसे लम्हे जो हम चाहेंगे बड़ा आप सदाकत के साथ हमें बताएं कि जी क्या रहता है सिटिंग जैमिंग जब होती है तो कितनी गर्म होती है, कितनी जो है वो बहस मुबाइसे होते हैं, क्या रहता है? कुछ एक ऐसा मोमेंट आप हमसे शेयर करना चाहें। देखिए, काफी काफी डिस्कशन होते हैं उसमें। और चूंकि जैसा आपने कहा कि संजय लीला भंसाली, अगर मैं उनकी बात करूं, उनके साथ मैं ज्यादा काम करता हूं, तो वो हम्म। बहुत ही अपने काम को लेके बहुत ही पैशनेट है। हम्म। मतलब हत्तुल इम्कान वो कोशिशें करते हैं, उस काम को बेहतर बनाने के लिए बहुत इन्वॉल्व होते हैं। और वो चाहते हैं कि सामने वाला भी इतना ही इन्वॉल्व हो। और मेरा ये यहाँ एक मानना ये है सुधा भाई कि हम 150 करोड़ की आबादी में रहते हैं, और ये 150 करोड़ की आबादी का सिनेमा है जो यहाँ बॉम्बे हम्म। में बन रहा है, जिसे हम बॉलीवुड भी कह देते हैं, जो हम्म। हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। तो ये कोई हम्म। मामूली फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, 150 करोड़ लोगों की फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल। है ना। अगर यहाँ इंडिया की हम बात करें, तो ये 150 करोड़ लोगों को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करती है। तो बिल्कुल। इसका काम इतनी शिद्दत से और इतने परफेक्शन से कम होना ही नहीं चाहिए। मैं तो हर हम्म। डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बोलता हूं कि उसको इतना ही परफेक्शन लाना चाहिए जितना कि संजय जी लाते हैं, क्योंकि इससे कम पे हम्म। ये डिजर्व ही नहीं करता। ये बहुत बड़ा काम है, कोई मामूली काम है क्या 150 करोड़
की आबादी की इंडस्ट्री होना और आप उसमें मेन स्ट्रीम में काम करना, और ऐसा काम कि आप वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, 150 करोड़ वाले देश को, हमारे हिंदुस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है आपने, वाह 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 वाह। तो ये बहुत देश खूब। की, ये हमारे जी। देश की गरिमा या उसकी शान कह लें, या उसके उसके टैलेंट की बात है ये, कि एक ऐसा फिल्टर चीज और ऐसी कमाल की चीज जानी चाहिए, चाहे उसमें कितनी मेहनत करनी पड़े, वरना तो भाई 150 करोड़ में बहुत टैलेंट है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। उन पूरे देश को, उन सब कुछ सारे टैलेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल इतना ही होना चाहिए बिल्कुल हर फिल्म को। बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा, पहली बार किस आपके आपके किस गाने को जो है वो नवाजा गया अवार्ड से, और आपको जो है वो पहला अवार्ड कब मिला, और कौन सी और फिल्म देखिए या वो, कौन सा गाना था? और गुजारिश के लिए भी कुछ एक आध मुझे कुछ अवार्ड मिल गए थे, वो इतने बड़े वाले तो नहीं मिले थे, बाकी कुछ मिल गए थे। जैसे मेरे ख्याल से ये कौन सा अवार्ड मिले थे मुझे, रेडियो मिर्ची वगैरह कुछ मिल गए थे, फिर हम्म हाँ बाद में भी मिल गए थे कुछ। तो वो तो मिलते ही रहते हैं, और फिर ये बाकी जगह नॉमिनेट हुआ हूँ। हम्म। और तो वो सिलसिला शुरू हो गया था गुजारिश से ही, उसके पहले कुछ नहीं हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। जी अब बॉलीवुड से हटके अब जरा आपकी अदबी सफर पर निगाह जी। डालते हैं। आप बहुत कामयाब चेहरा है मुशायरे का, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो। कब ये सिलसिला शुरू हुआ, और कैसा रहा पहला आपका मुशायरा, इंडिया में या बाहर जहां भी आपने पढ़ा? देखिए पहला मुशायरा तो जैसा मैंने कहा कि मैं जब यहाँ मुंबई आ गया तो फिर मैंने मुशायरे बंद कर दिए थे, और मैं मुशायरों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट इसलिए नहीं था कि भाई मैं मुशायरे, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं मुशायरे में जाता रहूंगा तो यहाँ कब कुछ होगा। तो मैंने पूरा कंसंट्रेशन यही लगा दिया, मुशायरे बिल्कुल, गजलें लिखनी भी बंद कर दी, पढ़नी भी बंद कर दी। और एक तरीके से यूं कह लीजिए कि 2002 से लेके 2014 तक, या हाँ 14.5 या 15 में मेरी हाँ 14 में यूं कह लीजिए, मैंने शायरी शुरू की, 13.5 या 14 में, सही डेट याद नहीं आ रही। तो मैं तब मैंने गजलें भी लिखने में बंद कर चुका था, सब कुछ जब यहाँ सब ठीक ठाक हो गया, मुझे लगा कि अब यहाँ लोग बुलाने लगे हैं, अप्रिशिएट करने लगे हैं, और एक नाम लेने लगे हैं, अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगी है गाने की। तो ये हुआ कि फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे, मेरे पास टाइम है, और मुझे जो, जिससे मेरी इब्तदा हुई, शुरुआत हुई शायरी, गानों में भी शायरी लिखी जा रही, अलग तरीके से, अलग तरह की शायरी है ये भी। और तो मैंने कहा अब चूंकि हम बने ही इसके लिए, कुछ और तो करना है नहीं, तो अब उस हम्म तरफ भी के लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इससे और कुछ बेहतर चीजें लिख सकता हूँ। हम्म क्योंकि गाने फिल्मों के लिए होते हैं, फिल्म गानों के लिए नहीं होती, ये भी एक बड़ा सच है। तो हम्म वहां भी एक लिमिटेशंस होती हैं चीजें लिखने की। एक दो हम्म रेयर कोई ऐसी चीजें, जैसे बंसाली साहब ने वो गाना ले लिया बिनते दिल, तो रेयर ऑफ द रेयर ये चीजें होती है, हमें रोज करनी, चूंकि हमारा यही काम है। तो फिर मैंने वापस गजलें लिखनी शुरू की, और पहला मुशायरा मुझे मिला, भिवंडी में एक मुशायरा था, हम्म। जिसमें मनव्वर राणा साहब स्टेज पे थे, और मैंने पहली बार उनको रूबरू देखा, मतलब रूबरू इन द वाह। सेंस बिल्कुल इतने करीब से नहीं, तो ऑडियंस में मैंने कई बार सुना उनको, हाँ। जैसे वहां मुजफ्फरनगर मुशायरे होते थे, मैं बिल्कुल ऐसे कांप रहा था जिस तरह मनव्वर साहब बैठे हूँ, मैं वहां पढ़ रहा हूँ, पहला मुशायरा मेरी लाइफ का, और मैं जीन्स की पैंट और जीन्स की जैकेट पहने हुए, बाल बिखरे हुए, अजीब सा हुलिया, मैं मुशायरे माइक पे गया और पढ़ना शुरू किया। और वहां मैंने गजल पढ़ी कि अजीब शख्स है, शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है, तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, तरन्नुम से मैं पढ़ रहा था। कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, और मैं लौटता हूं थकन लेके जब जमाने की, तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुलाता है। और शेर भी खास ये था कि कजा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। तो मनोहर हम्म साहब की दाद आ रही थी मुझे, मैं तो माइक पे देख ही नहीं रहा था, तो मुझे अनाउंसर ने बुला, रहे भाई मनोहर साहब कुछ कह रहे हैं। तो मैं पलटा तो वो बहुत दाद दे रहे थे, और कह रहे थे इधर आओ, मेरे पास आओ। तो वीडियो अभी हम्म भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। मैं माइक छोड़ के उनके पास गया, वो एक कुर्सी पे बैठे हुए थे, क्योंकि उनके घुटनों में प्रॉब्लम थी। तो वो कुर्सी पे बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया, और मैं उनके सीने से लगा, और उन्होंने बहुत दाद दी, कहा कि मुशायरा हो गया है, ये शेर मुझे इतना पसंद आया,
इतना पसंद आया, ओहो इतनी तारीफ की उन्होंने, आप यकीन करें, मतलब मेरा सीना जो है मेरी जैकेट से फट के बाहर निकलने के लिए था कि मनव्वर साहब ने गले से लगा लिया, बात ही खत्म हो गई। खैर वो मुशायरा मेरी लाइफ का पहला मुशायरा, और वो मुशायरा इतना लोगों ने सुना, वो इतना सुना लोगों ने, मुझे 2-3 दिन के बाद जो फोन आने शुरू हुए हैं मुशायरों के, एक नई दुकान खुल गई मतलब मुशायरों में जाने की, और मैंने हिंदुस्तान भर में मुशायरे पढ़ मारे। उसके बाद फिर 2014 में ही एंड में 2014 के मुझे साहब पहली बार आउट ऑफ इंडिया सऊदी अरब जुबैल एक इंडस्ट्रियल एरिया है वहां के एक मुशायरे में बुला लिया गया, और बैरूनी सफर शुरू हो गए। और उसके बाद फिर 2000 हमने फिर 2014 में आखिर तक, और 2015 भी आ चुका था, तो हमने पूरे गल्फ में मुशायरे पढ़े, इतनी बार आना जाना हुआ नया शुरू हो गया। और 2015 में जहां आखिरी मुशायरे होते हैं मतलब दूरी के एतबार से, अमेरिका मुझे बुला लिया गया, और मैं साहब अमेरिका गया मुशायरे पढ़ने। तो ये ऊपर वाले का करम रहा, और राहत साहब, राहत इंदौरी साहब, और मनव्वर राणा साहब, और वसीम बरेलवी साहब, ताहिर फराज साहब मरहूम, अल्लाह इन सब की रूहों को सुकून दे, इनको अच्छी जगह पे इन रूहों को रखे जहां ये जो है वो सुकून पा रही हो। तो इन लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया, बड़ी मोहब्बत दी। इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार ये फिल्मों से आया है, फिल्मों से आने के बाद शायरी कर रहा है, मतलब शायरी पे इसका ध्यान है, इधर उधर की बातें नहीं करता, हिट होने की कोशिश नहीं करता, जो मुद्दई लोग शायरी करके या दूसरी तरह की शायरी करके, सबका अपना अपना होता है स्टाइल। तो वो उस तरह की कुछ बातें करके ये मुशायरों को अपनाना नहीं चाह रहा, बल्कि ये कोशिश कर रहा है कि अच्छी पोइट्री करके मैं मुशायरों में अपनी जगह बनाऊं। तो इन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सपोर्ट किया। और मुझे और मुझे याद है मनव्वर राणा साहब का जश्न था लखनऊ में, तो वो कौन से ऑडिटोरियम में था मुझे पता नहीं, तो एक सैफ बाबर साहब एक करके शायर हैं, उनका मुझे फोन आया, तो उनका नंबर ही मेरे पास नहीं था, उन्होंने मुझे बताया, मैंने फोन उठाया कि तब तक मैं उनके साथ बहुत मुशायरे पढ़ चुका था मनव्वर साहब के। तो उन्होंने वो मुझे फोन पे कहा कि बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा। तो तब तक मुझे इनका नाम बाबा कहते हैं इनको, तब तक मुझे वो भी रियलाइज नहीं हुआ था। तो मैंने ली, मैंने कहा बाबा कौन? बोले मनव्वर साहब। अरे मैंने कहा दीजिए। तो उन्होंने मुझे फोन दिया, और मनव्वर साहब ने मुझसे कहा कि तुराज, यहाँ कुछ लोग मेरा जश्न कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि वो मुकम्मल जश्न हो, और वो मुकम्मल तब होगा तुम्हारी हाजिरी उसमें हो। हाँ 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 हाँ। मैंने कहा सर आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर मुझे, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तो भी तालिबे इल्म हूं, सीख रहा हूं। कि नहीं बेटा तुम मुझे पैसे बताओ। आप यकीन करें, मैंने कहा सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे खाली डेट बताओ, मैं टिकट भी खुद का लेके आऊं। और बहरहाल टिकट तो मैंने खुद का लिया। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एक भारी भरकम लिफाफा उन्होंने दिया, बहुत भारी भरकम, उस वक्त का मतलब ए क्वालिटी का लिफाफा था वो, मुझे मनव्वर साहब ने दिया। और मैं उनके जश्न में गया, और आप यकीन करें पहली बार किसी स्टेज पे मैंने मनव्वर राणा साहब, राहत इंदौरी साहब, और वसीम बरेलवी साहब, और एक अपना जो मुलायम सिंह के उस्ताद थे, क्या नाम या है अभी भी शायद हयात हो, उनका नाम क्या है, जिनका वो शेर है, एक पत्थर तो तबीयत से उछाला जाए, नहीं नहीं, हाँ कोई उनके कई मशहूर शेर है, मैं उनका नाम देखिए कैसे भूल गया, माफी चाहूंगा। तो ये चारों लोग बैठे हुए हैं एक स्टेज पे, जो कभी मैंने इससे पहले देखे ही नहीं इन तीनों लोगों को एक साथ। और ये तीनों लोग बैठे हुए हैं, और मैं पढ़ रहा हूँ साहब। और आप यकीन करें अगले दिन जो पेपर, आप नीरज की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, नीरज साहब नहीं थे, जो अच्छा। मुलायम सिंह के उस्ताद थे, मुलायम सिंह अच्छा। को उस्ताद बोलते थे, अभी ओके। तक भी थे वो। अरे अच्छा। कैसे मैं भूल गया, हाँ खैर बहरहाल। ओके। तो और अगले दिन कमाल की बात फिर ये हुई कि अगले दिन जो उर्दू का एक पेपर आया, उसमें जो 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 वो भी मेरे पास रखा हुआ है आज तक, उसमें जो वो पेपर में जो फोटो आया, उसमें ये तीनों लोग बैठे हुए हैं और मैं पढ़ रहा हूं, मेरा पढ़ते हुए वो फोटो पेपर वालों ने छापा। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो मनव्वर साहब, मैं ये इससे ये कोई इसलिए नहीं बता रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा शायर हो गया ऐसा करने से उनके, नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि उन लोगों ने अपने से एक छोटा अदने से शुरुआती इंसान को इतनी मोहब्बत दी। मैं ये लोगों तक वो पहुंचाना चाहता हूं कि ये लोग ऐसे ही बड़े नहीं थे,
कुछ तो बात थी। तो वो ये बात थी बेशक, कि हम जैसे बेशक। नाकारा लोगों को उन्होंने इतनी मोहब्बत दी। तुरा साहब, आपको फिल्म में अवार्ड भले ही थोड़ा लेट मिला हो, लेकिन आपको मुशायरे में पहले ही जो है वो एक बड़ा अवार्ड जो है वो मुनव्वर राणा साहब की मोहब्बत के तौर पे आपको जी बिल्कुल। नसीब हुआ। और जी बिल्कुल। किसी भी यंग शायर के लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बहुत बड़ा एक और इसके अवार्ड। साथ एक बात और हुई कि फिर वो बहुत सारे मुशायरों के बाद भिवंडी यहाँ पे गोवंडी में एक मुशायरा था, तो वो हम्म। भी तस्वीर मेरे पास है। तो वो आए आए थे, वो कुर्सी पे बैठे थे, मैं उनके पास नीचे बैठा हुआ था, और उन्होंने बड़ा प्यार दिया और मुझे बोले कि यार वो जो तुम्हारा शेर है कि कजा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, वो कजा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है, बोले मुझे वो लिख के दो पेपर पे। ओफ। और उन्होंने वो लिख ओफ। के लिया, मैं उनको पर्ची दे रहा हूँ, वो फोटो मैंने इत्तेफाक से किसी फोटोग्राफर ने फोटो खींच के मुझे भेजा। अच्छा। हाँ, और अच्छा। वो शेर भी उन्होंने लिया, और मतलब क्या बहुत प्यार। बात। क्या बात। बाहर किसी मुल्क में कोई यादगार मुशायरा, और पड़ोसी मुल्क से आपके फैंस का क्या रिएक्शन रहता है, कैसे वो देखिए, रिसीव करते जो हैं? जो पड़ोसी मुल्क तो हम कभी गए नहीं, और बाहर जो ऑडियंस मिलती है वो मिली जुली ऑडियंस होती है। हम्म। वहाँ सब पड़ोसी होते हैं और सब अपने ही हाँ, होते हैं। हाँ, तो वहाँ बिल्कुल। तो कोई जितने भी यहाँ की ऑडियंस होती है, हमारे इंडिया के लोग होते हैं या दूसरी और कंट्रीज के होते हैं, तो वो सब एक साथ बैठ के ही सब चीजें सुनते हैं। तो वहाँ अच्छा अच्छा रिएक्शन मिला लोगों का, बहुत अच्छा, बड़ा अप्रिशिएशन मिला। और मेरे साथ एक ये प्लस पॉइंट रहा, चूंकि मैं फिल्मों से जुड़ा हुआ हूँ और इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की फिल्में करने का मौका मिला, तो लोग बहुत अलग एक नजर से देखते हैं और अलग प्यार देते हैं। और एक्स्ट्रा प्यार, यूं कह लीजिए कि जो एक्स्ट्रा एक डोज होती है मोहब्बत की, तो वो मेरे हम्म। हिस्से आती है। और मुझे इस बात का मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिलता है, लोगों की इस तरह की मोहब्बत मिलती है जहां भी मैं जाता हूँ। और आउट ऑफ इंडिया तो बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग शायरी तो सुनना ही चाहते हैं। इस तरह की फिल्मों की, मेरी जो फिल्मों का सफर रहा, जो मेरे गाने रहे हैं, सबको याद है। और ऊपर वाले करम से ऐसी कुछ फिल्में हो गई जो हर जगह पहुंची हुई हैं और हर जगह वो चली गई हैं, सब लोग उनके बारे में जानते हैं, उन गानों के बारे में जानते हैं, उन गानों के फैन हैं। तो वो मुझे एक एक्स्ट्रा माइलेज हर जगह मिलता है और ऑडियंस देती है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ आपके इस चैनल के मीडियम से। बहुत खूब, बहुत खूब। तुरा साहब, कुछ नज़में और कुछ गजलें जो आपकी बहुत फेवरेट है, क्या आप हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए पढ़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं नगमे तो देखिए, नगमे तो मिल जाएंगे सब, जो है लोग जी। सुन सकते हैं। हाँ, कुछ एक आध गजल मैं आप तक पहुंचा सकता हूँ। जो मेरी एक फेवरेट गजल है जो मैं आजकल बहुत पढ़ रहा हूँ उसको, कि मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। तेरी हम्म। महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। और फिर शेर था कि ये समाअतें तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। ये समाअतें तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। जो कहा नहीं वो सुना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया। हम्म। और फिर शेर था कि तेरा कुर्ब मुझको अजीज है या कि हिज्र मुझको अजीज है। कुर्ब, आपके सुनने वालों को मैं बता दूं कि कुर्ब करीबी को कहते हैं, हिज्र तो पता ही है, जुदाई और तन्हाई को कहते हैं। कि तेरा कुर्ब मुझको अजीज था या कि हिज्र मुझको अजीज है। इसी कश्मकश में गुजर गई, ना मरा गया ना जिया गया। और आखिरी शेर ये था कि मैं तुराज हूं मुझे देख लो, मैं गजल सरा हूं सुनो मुझे। कई शायरों की मिसाल है जिन्हें उनके बाद पढ़ा गया। हम्म। तो ऐसे बहुत बहुत सारे शायर हैं जो बहुत बहुत अच्छा कहने वाले हैं, किन्हीं वजहों से आगे नहीं आ पाए। फिर उनके बाद में जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके लोगों को उनके मजमूए, उनके दीवान, उनके कलाम मिले और फिर उन्हें किताबों की शक्ल दी गई, और फिर उन्हें जो है उनको उसके बदले में उनको जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए थी वो बाद में दी गई। तो इससे बेहतर ये है कि हमारे पास आस पास जो भी लोग हों इस तरह के, उनको ढूंढा जाए और उनको जीते जी उनको वो इज्जत, वो रेस्पेक्ट और वो उसका क्या बोलते हैं, उसका मेहनताना उनको दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। कोई नज्म आपकी जो फेवरेट हो, अगर आप हमारे लिए पढ़ दें? देखिए, नज्म तो मैं इसलिए लिखता नहीं हूँ, मैं गजलें ही लिखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नज्म जो होता है वो गाना ही होता है।
गीत होता है, उसे ही हाँ। हम नज्म कहते हैं। तो यहाँ हम वो इतना लिखते हैं कि थक जाते हैं लिखते लिखते। तो इसलिए हम्म, वो नज्म की तरफ मैं कभी गया नहीं, क्योंकि रोज तीसरे दिन गाने में यही लिख रहे हैं, तो इससे थक चुके हैं इस फॉर्मेट से। और तो गजल थोड़ा इस फॉर्मेट को तोड़ती है और उससे आराम देती है। तो मैं बिल्कुल कोशिश सही। करता हूँ कि ज्यादा गजलें ही लिखूं। तो बहुत नज्म, अच्छी बात है। कोई नई गजल जो आपकी हो, जो अभी मंजर आम पे ना आई हो और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ना जी चाहें? हाँ, ऐसी बहुत सारी गजलें हैं जो अभी मैंने कहीं पढ़ी नहीं है। ऐसी बहुत सी गजलें हैं जो मैं अभी लिख भी रहा हूँ। और जैसे आ, एक गजल का एक शेर के, मेरी तकलीफ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, मेरी हम्म। तकलीफ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। वाह। और एक शेर बिल्कुल नया मैं आप तक पहुंचा दूं, जो मैंने मेरी वालदा के इंतकाल के बाद अभी कुछ दिन पहले लिखा, कि शेर ये है कि इससे उससे नहीं, सारे जहां से बिछड़ा हूं। हम्म। इससे उससे नहीं, सारे जहां से बिछड़ा हूं। अब के माशूक नहीं, अपनी मां से बिछड़ा हूं। अब के अरे। माशूक नहीं, अपनी मां से बिछड़ा हूं। और जिसकी बुनियाद में जन्नत रखी गई थी मेरी, हम्म। गौर से देखो मुझे उस मकान से बिछड़ा हूं। अरे, बहुत खूब। उसी तरह में और भी शेर है, तो ये बहुत सब खूब, ताजा बहुत खूब। है। थोड़ा सा मैं एक जी सवाल आप की बात से बीच में ही उभरा था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि जी आखिर में मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगा। जी। आपने जिक्र किया था शुरुआत में कि बॉलीवुड में अब स्टार लिरिसिस्ट नहीं बन रहे हैं या नहीं बनने लोग देंगे। तो ये शिकायत आपकी प्रोड्यूसर से है या फिल्म मेकर से है या इंडस्ट्री के दूसरे और लोग हैं, प्लेटफॉर्म हैं या म्यूजिक कंपनीज हैं? वो क्या लगता है आपको, ऐसी कौन सी ताकत है जो अब नए लिरिसिस्ट, स्टार लिरिसिस्ट नहीं पैदा देखिए, करेगी? ये मतलब भाई सिर्फ लिरिसिस्ट की बात नहीं है, जो राइटर्स भी हैं, जो बड़ी हम्म। बड़ी फिल्में जो लोग लिख रहे हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। होता क्या है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री प्रधान, ये मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत ही जो लोग यहाँ पे फिल्में बना रहे हैं, जो मेकर्स हम्म। हैं या पब्लिशर्स, बहरहाल जो डिसीजन मेकर हैं, जो हम्म। डिसीजन लेते हैं, वो हम्म। लोग फिल्म जो बना रहे हैं वो बिजनेस के तरीके से बना रहे हैं। वो इसमें हम्म। वो एक बिजनेस कर रहे हैं। तो अब बिजनेस आदमी उसी के साथ करता है जो चीज सबसे ज्यादा बिकती है, या हम्म। सबसे ज्यादा जिसको बेचा गया है अब तक। हम्म। हम्म। तो एक आसान तरीका ये है कि सबसे ज्यादा जिस चीज को बेचा गया भैया उसी को बेच दो। तो हम्म। यहाँ पे वो लोग हमारे यहाँ डिसीजन मेकर्स हैं, जो 90, ये जो 102% सिर्फ बिजनेसमैन है, फिल्म मेकर नहीं है। फिल्म को एक हम्म। बिजनेस की तरह बनाते हैं। तो इसे फिल्म मेकिंग नहीं कहता मैं। ये एक बिजनेस है कि आपने एक बड़ा एक्टर ले लिया, जाहिर सी बात है अब आपने वो एक्टर लिया है जिसके पीछे 10 प्रोड्यूसर घूम रहे हैं, 28 डायरेक्टर घूम रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा पैसा ले रहा है फिल्म में। तो आपको लगता है कि यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा हमेशा कीमती है, स्टूडियो कल्चर की तरफ है। जो सबसे ज्यादा कीमती है, और हम्म। यही बिकेगी। तो आपने हम्म। ऐसा यकीन कर लिया है, और उसी यकीन के तहत अब जाहिर सी बात है जो चीज सबसे कीमती, जो इंसान सबसे ज्यादा पैसे लेके फिल्म में आया है, तो उसी की बात मानी जाती है, क्योंकि वो अगर नाराज हुआ तो भाग जाएगा। तो अब हम्म। इस खौफ में, इस डर की वजह से लोग उन्हें ही हर प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं उठा के, और हम्म। इसलिए बाकी सब चीजें पीछे चली जाती है। डायरेक्टर हम्म। डायरेक्टर भी इसके शिकार है, हम्म। अकेला राइटर नहीं, इसके शिकार डायरेक्टर भी हैं। तो सही कह वो रहे भी हैं। खत्म, अब नाम वाम आता है, अभी मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये लोग आ जाते हैं, वरना इनकी भी कोई बेचारों की वैल्यू नहीं थी, नहीं रखते थे। फिर हम्म। भी अभी भी डायरेक्टर, चलो जो लेजेंड जो बड़े डायरेक्टर हैं वो आ जाते हैं, छोटे अभी भी नहीं आ पा रहे हैं। और हम्म। दूसरी बात, मेरा यहाँ पे, अब ये लोग से आप बात करेंगे तो ये यही बोलेंगे, अरे तो हम तो पैसा लगा रहे हैं और यही लोग पैसा रिकवर करते हैं। मेरा इनसे ये कहना है कि आपने, सपोज करो एक बड़े एक्टर को लेके आया आप, जो 100 करोड़ में आया, सपोज करो कोई बड़ा एक्टर, हम्म। बहुत बड़ा इंडस्ट्री सबसे बड़ा लेके आ गया, वो 100 करोड़ में आया। तो हम्म। आप इंडस्ट्री के लिए वो 100 करोड़ में आया ना, एक ऑडियंस के लिए हम्म। नहीं आया। ऑडियंस को वो एक्टर भी 350 या 500 रुपए का ही दिखता है टिकट विंडो पे। हाँ, हम्म। अगर ऐसा हो कि उसका टिकट बिकता है साहब, अगर आप
फला 100 करोड़ वाला एक्टर लेके आ गए तो उसका टिकट जो है वो 50,000 का बिकता है टिकट विंडो में। एक नए एक्टर का टिकट नहीं बिकता, उसका 350 400 का बिकता है। अगर ऐसे टिकट बिक रहा हो तो मैं तो भी मान लूं कि भाई ठीक है, आप उसी के पीछे चले जाइए। आप मान लीजिए भाई ठीक है वो आदमी या वो अकेला बिक रहा है, तो आप ऐसा करें कि फिल्म ना बनाएं, उस एक्टर को 100 करोड़ के बजाय 200 करोड़ दें और उसे हर थिएटर में ले जाके खड़ा कर दें और लोग उसे पैसे लेके अपने घर लिया। अगर ऐसा भी होता हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल आप उसे सर्वोपरि रखें। लेकिन जब वो एक पैकेज के साथ बिक रहा है, एक हीरोइन भी चाहिए, एक उसे गाने भी चाहिए, उसे फाइट भी चाहिए, तो इन सब लोगों का बराबर हिस्सा है। तो फिर इन सब लोगों को वो फुटेज, वो पैसा मिलना चाहिए जो एक उसको, तो उसको ना देके इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये पैकेज में सब दिख रहे हैं, बस ये दिख नहीं रहे। तो ये अच्छी बात, नाइंसाफी हो रही है। मुझे कोई अच्छी ऐतराज नहीं, बात। अगर खाली एक्टर बिकता है अकेला, तो आप लोगों के, आप उसको 1,000 करोड़ देकर लोगों के घर घर लेके जाएं, उसे गाड़ी करके हर घर पे लेके जाएं, हर घर से 1 करोड़ रुपए लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर वो बिकता है तो बेच ले। लेकिन वो अकेला नहीं बिकता कि स्क्रीन पे वही खड़ा हुआ, कैमरा एक्शन बुला और 2 घंटे तक वही खड़ा हुआ और वही कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक एक पैकेज बिकता है, ये आपका एक कहना है, पैकेज बिल्कुल सही, बिकता है साहब, बिल्कुल उसमें सही। गाने भी हैं, उसमें फाइट भी है, उसमें रोमांस भी है, उसमें रोना भी है, उसमें सारी चीजें, उसमें कैमरामैन भी है, उसमें डायरेक्टर भी है, उसमें आर्ट डायरेक्टर, यानी कितनी चीजें हैं उसमें जो अपने अंडर। हम्म उसमें आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। आप तो ना अपना लिखा हुआ बोल रहे हैं, ना अपने खरीदे हुए कपड़े पहन रहे हैं, ना ना अपना मेकअप लगा रहे हैं, ना अपने गाने पे डांस कर रहे हैं, ना अपनी फाइट पे डांस कर रहे हैं। आपको तो डिसुम मारनी नहीं आती। आप किसी को ऐसे हम्म, मुक्का मार के गिरा के दिखाएं, थोड़ा तोड़ देगा आपका वो, पलट के जब मारेगा। तो ये डिजाइन की गई है फाइट। बिल्कुल सही, तो ये बिल्कुल सही, फाइट बहुत डिजाइन अच्छा। की गई है कि आप ऐसा मारते बिल्कुल हैं वो सही। आदमी गिरता है। वो गिरने वाले को कौन जानता है जिसके चोट लगती है? आप तो मार के हट जाते हम्म हैं। तो वो हम्म गिर रहा है तो आप खड़े हुए हैं, आप हीरो हैं। हम्म हम्म, तो ऐसा तो नहीं बिल्कुल है कि सही। आप नॉर्मल जिंदगी में ऐसे डिसुम मारते हैं और लोग गोल गोल गिर जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा है तो भी आप हम्म, जायज हैं, तो भी आप 100 करोड़ डिजर्व करते हैं। आप मारे जाए, सरहद पे लड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात तो है, ये बिल्कुल दुनिया भर आपका की चीज, तो पॉइंट। ये पैकेज बिकता है तो उस पैकेज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये नाइंसाफी हो रही है। उसे नजरअंदाज मैं नहीं कहता कि आप हीरो के बराबर में ले जाके बिठा दिए, नहीं। आप उससे 60 रखिए, 70 रखिए, आप उससे 80% पर रखिए, आप 70 पर रखिए, 50 पर रखिए, आप तो 1% पे भी नहीं रख रहे। इतना गया गुजरा हम्म आपने बना दिया। क्या देते हैं आप हम्म एक राइटर को? हम्म तो ये चीजें हैं, मेरा इस पे ये मानना है। और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ इस चीज से। मैं कोई इसका अपोज नहीं कर बिल्कुल रहा, सही। यही चल रहा है। और इसमें किसी हीरो की गलती नहीं है। इसमें जो हम्म मेकर्स हैं, जिनको ये लगता है कि हम्म इनके बिना हमारा पैसा वापस नहीं आए, हम्म, ये उनसे मुझे शिकायत है। बिल्कुल ये सही, नहीं उनकी आपकी शिकायत। और शिकायत भी क्या है, ये उनकी प्रॉब्लम है। उनके दिमाग में हम्म इस बीमारी ने घर कर लिया है कि ये पैसा यहां से आए। अरे भाई, तो आप लगाई क्यों ना, पिक्चर बनानी बंद कर दो। लोगों को पिक्चर देखनी होगी तो वो किसी की भी देख लेंगे, कहीं से छोटी मोटी जो उनको मिलेगी नए आदमी के साथ। हाँ, फिर वो तुम्हारे घर पे ट्रक भर के आए, ट्रेन भर के साहब यशराज के सामने उतरे कि भाई 2 2 लाख लोग आए आज के, भाई आप पिक्चर नहीं बना रहे यार, कमाल हो गया। तो फिर और आप वही बनाओ और ऐसे ही बनाओ उसको लेके, तो मैं मानू। जब गाना लिखा जाता है, लोग कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां वाले कि इस तरह की लाइटिंग नहीं चलती है। ये कौन कहता है आपसे? ये तो बैठ के आपके घर पे एक आदमी बताए ना, जो बाराबंकी से ट्रेन पकड़ के चला हो या बनारस से ट्रेन पकड़ के चला हो, फिर अंधेरी उतरा हो, फिर आपके घर गया हो, फिर डोरबेल बजी हो, आपने दरवाजा खोला हो कि साहब आप फला कंपनी के ओनर है, साहब क्या कर रहे हैं, इस तरह घर की राइटिंग चलती नहीं है। एक आदमी की मिसाल तो दें हमें आप। तो ये आप खुद ही डिसाइड करते हैं बैठ के। अब उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। क्योंकि आप जो कह देंगे आपका अपोज होगा नहीं, क्योंकि आप मालिक हैं। तो ये सब ये बकवास बातें हैं। किसी को पता ही नहीं साहब क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। बिनते बिल्कुल दिल भी सही चलाई बात है है, ना सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। बात ये, तो ये इसमें बड़े झोल हैं और ये रहेंगे, हमेशा से रहे, क्योंकि इसका कोई मेरे ख्याल से कोई सोल्यूशन है नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आदमी को लगता है मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, उसका बिजनेस है, वो बिजनेस करने बैठा हो। वो लोगों की भूल है जो उसको आर्ट समझ रहे हैं। उसको आर्ट ना समझे, ये बिजनेस बना दिया गया है। और बिजनेस है, मैं कहता हूँ बिजनेस बिल्कुल है। लेकिन यार उसे बनने के बाद बिजनेस है। उसे हम्म बनने तक फिल्म रहने दो, उसे बनने तक आर्ट रहने दो। बनने के बाद आप, जाहिर सी बात है, जब वो फिल्म बनेगी तो थिएटर में रिलीज होगी, है ना। कहीं उसको आप ऐसे ठेले पर रख के तो नहीं बेचोगे।
तो थिएटर में लगेगी तो टिकट बिकेगा, टिकट बिकेगा तो पैसा आएगा, या ओटीटी पे जाएगी तो पैसा आएगा। जहां भी जाएगी फिल्म पैसे से देखी जाएगी। फ्री में तो मोबाइल पे नहीं देखी जा रही है आजकल। आप एक पैकेज लेते हैं, किसी भी आपका जो ऑपरेटर होता है, आप उसको पे करते हैं और एक महीने का पैकेज देते हैं, आप देखते हैं, चाहे वो मोबाइल हो थिएटर हो, पैसे तो हर जगह से आ रहे हैं, फ्री में कहां दिख रही, तो पैसे तो आएंगे ही। बिजनेस तो ये ऑटोमेटिक है ही, लेकिन कम से कम बनने तक इसको बिजनेस, ये तो पहले दिन से बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो ये बिजनेस करें, लेकिन कम से कम जो जिन लोगों को आप ले रहे हैं उनको भी काम करने दें और उनको उनकी वैल्यू करें। मेरा मतलब नहीं तो उनको निकाल दें। मैं ये भी नहीं कहता कि करें नहीं, अगर आपको लिरिसिस्ट की जरूरत नहीं है आप बिल्कुल ना लें, आप खुद लिख लें, अपने एक्टर से लिखवा लें, कोई इशू की बात नहीं, कोई नहीं आएगा आप इतने बड़े लोग हैं, आपसे कौन लड़ेगा? जब हम अभी नहीं लड़ पा रहे, हम काम कर रहे हैं, जब हम नहीं करेंगे तो क्या लड़ पाएंगे? आप बिल्कुल, आप कहानी भी निकालते हैं, आप राइटर को लेते क्यों है? एक्टर से कहते हैं वो एक जो एक्टिंग करनी आगे कर देगा, वो चाहे कहानी करे जो करे, उसके पास भी हर एक्टर राइटर होता है भाई, हर एक्टर बताता है सीन, हर एक्टर बताता है गाने, तो एक्टर तो खुद राइटर है। आप राइटर को लेना बंद करें, आप डायरेक्टर को लेना बंद करें, आप म्यूजिक डायरेक्टर को लेना बंद करें, आप लिरिसिस्ट को लेना बंद कर दो, कोई बात नहीं, कोई नहीं आएगा आपके घर गन लेके कि भाई आप हमें क्यों नहीं ले रहे, कोई नहीं आएगा। कौन आ सकता है आपके यहाँ? बंद कर दें आप, बिल्कुल बंद कर दें। अगर इनकी जरूरत नहीं है, ये वैल्यूबल नहीं है, तो रख क्यों रहे हो? और जब रख रहे हो तो फिर इसको रेस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे, बुरा क्यों मान रहे हो, इनको वो मेहनताना क्यों नहीं दे रहे जो आप एक आदमी को दे देते हैं? और एक्टर बड़े शान से बैठ के, मैंने देखा इंटरव्यू बोलते हैं, हम ये जब गाना बना रहे थे, हमने जब ये गाना बनाया, ये गाना कमाल का हो गया, हमने इस गाने को ये किया, या इस सीन को हमने ये, जब ये फिल्म हम बना रहे थे। अरे फिल्म तुमसे पहले राइटर ने बनाई है, फाइल के अंदर बाइंड स्क्रिप्ट पहले राइटर ने फिल्म बनाई है, उसके बाद डायरेक्टर ने बनाई है, तुम तो बहुत बाद में आया उसमें। बैठ के बातें कर रहे होते हैं इंटरव्यूज में, और इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यू ले रहे होते हैं, और देखने वाले क्लैपिंग भी कर रहे होते हैं। कमाल की बात है, पूरा सिस्टम गोल गोल घूम रहा है, गलत सिस्टम घूम रहा है, और उसका नुकसान देख लें आप। कोई भी फिल्म औंधे मुंह गिर जाती है, कोई भी फिल्म कुछ भी हो जाता है, चलती है 12 फिल्में आती हैं, उसमें से 2 ही चलती हैं, 10 औंधे मुंह पड़ी रहती हैं। तो तसव्वुर जाना कि वो क्या ना, वो एक शेर है कि लेटे वो क्या है, वो लेटे रहे औंधे मुंह किए हुए, क्या वो गाना है, तो ये तो हाल है, यही होगा। सही सही। तुराग साहब, हमारे इंटरव्यू का ये लास्ट पोर्शन जी है, रैपिड राउंड हम आपके साथ चाहेंगे कि करें। जी। इसमें कम जुमलों में आपका जवाब हम चाहेंगे। एक सॉन्ग जो आपको लगता हो कि काश ये मैंने लिखा होता। आ, देखिए, बिल्कुल ऐसा मुझे नहीं लगा कभी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर आदमी, जो भी जितने भी यहाँ राइटर काम कर रहे हैं, उनका सबका एक स्टाइल है, और मैं बिल्कुल किसी के जैसा नहीं लिखना चाहता। क्योंकि अगर मैं, जैसे मैंने कहा था कि मैं गाने में 2 चीज देखता हूँ, तीसरी चीज, ये गाना किस एक्टर पे आएगा, किस सिचुएशन में, मैं नहीं देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि इसमें मैं कितना हूं, क्योंकि इसको मैं लिख रहा हूं तो मेरा होना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसमें नहीं हूं तो फिर ये गाना मैंने लिखा, किसी दूसरे ने लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये गाना मैं लिख क्यों रहा हूं जब इसमें मैं ही नहीं हूं? तो सबसे पहले मैं कितना हूं, उसके बाद इसमें सुनने वालों तक मैं क्या पहुंचा रहा हूं, और फिर तीसरे नंबर पे आती है सिचुएशन। जो फिल्म के लिए मैं काम कर रहा हूं वो इसमें कितनी पूर्ण हो रही है, बस। उसके अलावा बिल्कुल ना मैं सोचता ये गाना, क्योंकि वो जो गाना किसी और ने लिखा वो मैं लिख ही नहीं सकता, इसलिए किसी और ने लिखा, वरना वो मैं ही लिख रहा होता उसको अगर वो। तो इसलिए वो सोचना है कोई ना ना, मुझे ये है कि कभी मैं साहब रहमान के साथ काम करता, या मैं उस एक्टर के साथ करता, मुझे कुछ नहीं है सर। जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं मेरे लिए वही है। हाँ, उनके साथ कभी मौका मिलेगा उनके साथ भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे लिए वो कुछ नहीं है। मैं जिसके साथ काम नहीं कर रहा, वो कितना ही भी बड़ा डायरेक्टर हो, वो कितना ही भी बड़ा प्रोड्यूसर हो, वो कितना ही भी बड़ा एक्टर हो, मेरे लिए नॉर्मल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ काम ही नहीं कर रहा। तो मैं क्यों आहे भरूं बैठ के कि काश उसके साथ कर लूं? अरे उसके साथ अगर होना होगा तो हो जाएगा, इसमें आहे भरने ऐसा क्या? तो मैं बिल्कुल नहीं मरता। वेरी गुड। हाँ, आपका अच्छे अच्छे गाने, यहाँ पे एक चीज लागू होती है, जितने भी अच्छे गाने आते हैं मैं उनको सुन के इतना खुश होता हूँ, वाह यार क्या बात है। और मैं अमूमन जो मेरे दोस्त लोग हैं, जैसे अमिताभ भट्टाचार्य, इरशाद कामिल, मयूरपुरी, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर,
और भी जितने मनोज मुंतशिर, ये जितने भी राइटर अभी काम कर रहे हैं, जावेद साहब, इवन जब भी वो मिलते हैं कभी मैं उनको ही बोलता हूँ, तो जो भी गाने अच्छे आते हैं मैं जब भी मिलता हूँ या मेरी फोन पे कभी बात होती है तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अभी लास्ट गाना जैसे आया सैयारा फिल्म का, तो इरशाद भाई ने लिखा, मैंने उनको फोन किया और फोन करके उनको मुबारकबाद दी कि बहुत कमाल का लास्ट, ये थी अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो मैं उस पर खुश होता हूँ और कि यार क्या गाना लिखा। मैं अगर इस गाने को लिखता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं लिखता, मैं कुछ और लिखता जो मेरा स्टाइल है, अलग तरीके से लिखता, तो ये तो मैं लिख ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। दुरा साहब, आपका फेवरेट फिल्म मेकर कौन है? देखिए आज की तारीख में अगर हम बात करें तो मैं दो मेकर जो हैं वो मेरी हालांकि सभी मेकर बहुत अच्छे हैं, जो भी अच्छी फिल्में बना रहे हैं वो अच्छे मेकर हैं, उनमें नंबर वन नंबर टू कोई है ही नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं जिस आदमी के साथ मैं काम कर रहा हूं, संजय लीला भंसाली, मैं और मेरी नजर में वो बहुत बड़े हैं। उसके दो कारण हैं बड़े होने के। एक तो सबसे पहला कारण तो ये है कि वो हिंदुस्तान के सिनेमा को बहुत बड़े लेवल पे बड़े विजुअल्स के साथ जो बाकी दुनिया का सिनेमा है उसके कंपैरिजन में पेश कर रहे हैं, मतलब उस लेवल पे। तो उस लेवल वो सिर्फ संजय लीला भंसाली की बात नहीं है, वो हमारे देश की बात है, हमारे 150 करोड़ लोगों की बात है। तो वो हमारी इज्जत और शान की बात है कि वो इंसान इतने बड़े विजुअल्स के साथ हमारा सिनेमा बाकी दुनिया के सिनेमाओं की छाती पर रख रहा है। तो इसलिए मेरे लिए वो बहुत बड़ा मेकर है, क्योंकि वो मेरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और दूसरी बात, वो मुझे 12 काम दे रहा है, वो मेरे साथ कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो इंसान मुझे काम दे रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं तो मेरे लिए वो बहुत बड़े हैं। तो इसलिए अच्छी बात। नंबर वन नंबर टू से मैं दस्तक उन्हीं को रखूंगा, क्योंकि एक इसके दो पहलू और दोनों पहलू मेरे लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मायने रखते नहीं हैं। नहीं, बहुत आपका, शायद ये किसी बहुत और आप, के पॉइंट ऑफ व्यू से मायने ना रखते हो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत मायने रखते हैं। बहुत खूबसूरत बात है, वेरी गुड। आपका पसंदीदा उर्दू शायर कौन है तो ऐसा? बहुत सारे हैं, जैसे आ, अगर अभी की हम बात करें बहुत करीबी, तो बशीर साहब अभी रुखसत हुए हैं, जी। मुझे वो बहुत पसंद थे। और मुझे राहत साहब बहुत पसंद थे, मुझे मुनव्वर राणा बहुत पसंद थे, वसीम साहब बहुत पसंद है मुझे। और इन सब से हट के अगर एक शायर की बात करें तो जॉन एलिया साहब मुझे बहुत पसंद है, वाह, वेरी गुड। क्योंकि एक उनकी शायरी नहीं, उनकी शख्सियत भी शायरी है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद आपने भी जिक्र किया मरहूम बशीर बद्र साहब का। है। बशीर साहब, डॉक्टर बशीर बद्र साहब, आपने मेरठ का भी जिक्र किया कि आपकी तालीम जी हुई हाँ जी वहां। हाँ जी जी। कभी आपका कभी ऐसा हुआ कि आपकी मुलाकात हुई उनसे, नहीं या कभी ऐसा मौका हुआ? जी, मैंने उन्हें सुना, एक आध स्टेज पे सुना है मैंने उन्हें, ऑडियंस में बैठ के कहीं भीड़ में। हमारे यहाँ वो आए हैं, तो मुलाकात कभी नहीं हो पाई, क्योंकि मैं इस मामले में अपने आप को अनलक्की समझता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत से और मेरी फैटर्निटी के इतने बड़े पिलर थे वो, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो वो मैं उनसे मिल नहीं पाया, ये मुझे दुख है इस चीज का। और मैं दो लोगों से, मुझे बड़ा दुख है कि मैं लता मंगेशकर साहिबा से नहीं मिल पाया। और वो मैं चाहता था कि वो मेरा एक गाना अपने होठों से वो छू दें और वो उस गाने में कयामत तक एक रूह फूंकी जाए, वो जिंदा रह जाए। तो वो नहीं हो पाया, मैं बहुत ही दुखी हूँ इस बात से। और जैसा ये बशीर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, मैं उनसे मिल नहीं पाया, मैं उनसे मिलना भी चाहता था, मैं भोपाल भी जाना चाहता, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और चूंकि वो कई सालों से, वो मेरे ख्याल से 18-20 साल से शायद वो बीमारी से जूझ रहे थे, और उनको वो भूलने की बीमारी थी। तो मैं यही सोचता था कि वो अच्छे हो जाएंगे तो मैं एक दिन जरूर जाऊंगा और मैं उनसे मिलूंगा। उनके बेटे से, हालांकि नुसरत बदर साहब से एक मेरी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि वो भंसाली की फिल्म उन्होंने भी लिखी, देवदास के उन्होंने गाने लिखे थे, वो भी मरहूम हैं, वो बाप से पहले ही चल बसे। तो उनसे मेरी काफी रगबतें रही। जलील शेरवानी साहब भी दुनिया से रुखसत हो गए, उनके पास हम सब बैठा करते थे, नुसरत बदर, मैं और बहुत सारे लोग। तो उनसे काफी रगबतें थी और उनसे मेरी दोस्ती थी। उनके थ्रू मैंने बशीर साहब को बहुत जाना,
मैं उनसे अक्सर बशीर साहब के बारे में बातें किया करता था। वो कभी-कभी नाराज़ भी होते थे कि तुम जब मिलते हो यार मेरी तो बात ही नहीं करते तुम। अरे मैंने कहा मैं करूँ क्या? वो अल्लाह ने उनको बनाया है ऐसा, आप भी वैसे ही हैं। आपकी भी बातें मैं करता हूँ, लेकिन बशीर साहब बहुत बड़ी चीज़, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं मिल नहीं पाया। बस मैं उनको उनका एक शेर पढ़ूँगा यहाँ ज़रूर, ताकि उनको खिराज अक़ीदत के तौर पे ये शेर उनका पहुँचे। शेर ये था कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो उनकी ज़िंदगी की शाम हुई और हम अंधेरे में रह गए, क्योंकि उनकी याद हमारे साथ नहीं है। याद मतलब इन द सेंस के याद एक तो वो होती है कि हमने उनको सुना, देखा। एक कुछ वाक़यात आपके साथ होते हैं, आप उनसे रूबरू मिलते हो, वो एक अलग याद होती है। तो मैं उससे महरूम रहा, उन उजालों से जो मुझे नहीं मिल सके, और मैं अंधेरों से ही मैंने उनके काम चलाया, और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये उनकी खला है वो। और इस तरह के जितने भी बड़ी शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, वो एक खला ही छोड़ के जाते हैं, वो भरी नहीं जाती। और उनसे या तो बेहतर लोग आते हैं या उनसे कमतर लोग आते हैं, वैसे नहीं आते। तो वो एक सिलसिला चलता रहेगा। बहरहाल हम सबको इस दुनिया से रुखसत होना है, जाना है, और सब चले जाएँगे एक दिन। हम भी, सब आने वाले भी, जाने वाले भी, सब। जी। सही। किसी शायर का एक मिसरा है कि जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। हाय, हाय! तो बस बशीर साहब एक वो आसमान थे उर्दू अदब का, जिसको जमीन अभी अभी निकल गई, और जी, हम सब गरीब हो गए। हम सब जो है वो उनको जरूर मिस करेंगे, और जी, अल्लाह बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। मग़फ़िरत फरमाए। और बहरहाल उर्दू अदब जरूर उनको याद रखेगा। बिल्कुल। तुरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत आपने शुक्रिया हमारे भाई, लिए वक्त निकाला, बहुत और शुक्रिया। आप बहुत मसरूफ आदमी हैं, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आप बहुत सारे अच्छी फिल्में बहुत शुक्रिया करें, बहुत भाईजान, सारे अच्छे बहुत प्रोजेक्ट शुक्रिया। करें। आपको बहुत आप डिजर्व करते हैं। आने वाले वक्त में आप नेशनल अवार्ड और बड़े अवार्ड से भी नवाजे जाएंगे। अरे साहब, तो शुक्रिया। तो हम एडवांस में आपको मुबारकबाद दें उन अवार्ड्स बहुत की, शुक्रिया, और बहुत वी आर शुक्रिया। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर लवली सॉन्ग्स इन फ्यूचर। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। थैंक यू जी।